हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए लूसीफर एंड बिस्किट हैमर को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और आज का लाइक टारगेट रखते हैं 15 लाइक्स। तो दोस्तों, ये है हमारी स्टोरी का मेन कैरेक्टर जिसका नाम है यू ही। एक सुबह जब वो जागा तो उसे अपने बिस्तर पर एक छोटी सी छिपकली दिखी। छिपकली ने अपना नाम नोई बताया और कहा कि उसका मिशन एक प्रिंसेस को एक बुरे जादूगर से बचाना है जो दुनिया को तबाह करना चाहता है। नोई ने यूयूही से मदद मांगी और उसकी ताकत को उधार लेने को कहा, लेकिन यूयूही को लगा कि ये सिर्फ उसका वहम है, इसलिए उसने छिपकली को उठाकर घर के बाहर फेंक दिया। थोड़ी देर बाद उसने देखा कि उसकी पड़ोसन लड़की उस छिपकली को देख रही थी जो उसने बाहर फेंकी थी। जब यूयूही वापस अपने कमरे में आया तो ये देखकर हैरान रह गया कि वो छिपकली फिर से घर के अंदर आ चुकी थी। नोई ने यूयूही की कंफ्यूजन समझकर उसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन यूयूही ने उसकी पूंछ पकड़ ली और धमकी दी कि अगर वो यहाँ से नहीं गई तो वो उसे लात मारकर बाहर निकाल देगा। यूयूही ने बोला कि ये उसका घर है और अगर नोई सच में एक ट्रू वॉरियर है तो उसको खुद ही चले जाना चाहिए, लेकिन नोई ने उसे समझाने के बजाय एक लंबा लेक्चर देना शुरू कर दिया। गुस्से में आकर यूयूही ने उसे फिर से उठाकर घर से बाहर फेंक दिया। उसके बाद यूयूही स्कूल की तरफ जाने लगा, लेकिन उसका दिमाग अब भी हेलुसिनेशन के बारे में सोच रहा था। तभी अचानक नोई उसके कंधे पर फिर से आ गया। यूयूही घबरा गया और अपना बैलेंस खो बैठा, जिसकी वजह से वो साइकिल से गिर गया और उसे चोट लग गई। नोई ने समझाया कि अब वो दोनों एक दूसरे से जुड़ चुके हैं और एक दूसरे से दूर नहीं जा सकते। क्लास के बाद टीचर ने यूयूही से उसके जख्मों के बारे में पूछा। तभी यूयूही को समझ आया कि सिर्फ वही नोई को देख सकता है। उसने टीचर से कहा कि आज सुबह उसने एक छिपकली को मारा था और गिर गया था और अब वो छिपकली उसका पीछा नहीं छोड़ रही। लेकिन इससे पहले कि टीचर यूयूही से कुछ कह पाता, कुछ स्टूडेंट्स ने उसका ध्यान भटका दिया। उसी वक्त यूयूही चुपके से वहां से 9-2-11 हो गया। नोई यूयूही को बताता है कि कोई भी उसका असली रूप नहीं देख सकता। अगर उसे अब भी लगता है कि ये सिर्फ उसकी इमेजिनेशन है तो उसे अपने हाथ देखने चाहिए। जब यूयूही ने अपने हाथ देखे तो उसकी उंगली में एक रिंग थी। उसने महसूस किया कि इस रिंग से वो एक अजीब सी ताकत का इस्तेमाल कर सकता है। जैसे ही उसने इस अनोखे पावर का एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया तभी टीचर उसे ढूंढते ढूंढते वहां तक आ गई। टीचर ने सोचा कि शायद गिरने की वजह से यूयूही को हेलुसिनेशंस हो रहे हैं। टीचर ने यूयूही से कहा कि वह अपनी रिपोर्ट जल्दी सबमिट करे। यूयूही ने वादा किया कि वह जरूर करेगा, लेकिन फिर उसने नोई से पूछा कि क्या यह ताकत दूसरों के शरीर को कंट्रोल कर सकती है। नोई ने हाँ कहा और यह सुनकर यूयूही के दिमाग में एक शैतानी सोच आ गई। ने मजाक में टीचर का स्कर्ट ऊपर करने की कोशिश की। जैसे ही टीचर को यह महसूस हुआ वह गुस्से में यूयूही का पीछा करने लगी, लेकिन यूयूही तुरंत वहां से भाग गया। बाद में नोई ने यूयूही को समझाया कि उनका असली मिशन प्रिंसेस को ढूंढना और दुनिया को इविल सॉर्सरर से बचाना है, लेकिन यूयूही ने सीधा मना कर दिया। उसने कहा कि उसे ऐसी लड़ाई में नहीं पड़ना जो शायद दुनिया तक पहुंच भी ना पाए। वो सिर्फ एक आम स्टूडेंट है और उसको दुनिया बचाने का कोई शौक नहीं है। नोई ने कहा कि और भी लोग हैं जो उसके साथी बन सकते हैं, लेकिन यूयूही को अपने दादाजी की एक बात याद आई, अगर तुम्हें एक पीसफुल लाइफ जीनी है तो किसी को दुश्मन या दोस्त मत बनाओ। इसलिए उसने फैसला किया कि वो इस सब को इग्नोर करेगा। जब यूयूही खाना लेने बाहर गया तभी अचानक नोई ने एक दुश्मन की प्रेजेंस को महसूस की। यूयूही को ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसके शरीर में सुराख कर रहा हो, लेकिन ये बस उसका एक भ्रम था। नोई ने तुरंत कहा कि उसे भागना चाहिए। दोनों एक ऊंची जगह की तरफ भागने लगे, लेकिन नोई बहुत तेज भागने की वजह से थक चुका था। लेकिन तभी अचानक उसके सामने एक अजीब सा मॉन्स्टर आ गया, एक मड गोलम। नोई ने बताया कि ये उनका दुश्मन है। यूयूही ने अपनी ताकत का इस्तेमाल करके वहां से बचने की कोशिश की, लेकिन तभी उसकी पड़ोसन लड़की वहां आ गई। उसने सीधा मॉन्स्टर को एक जोर का मुक्का मार दिया। नोई ने तुरंत समझ लिया कि ये लड़की वही प्रिंसेस है जिसे वो इतनी देर से ढूंढ रहा था। लड़की ने अपना नाम हीना बताया और कहा कि नोई ने शायद यूयूही को कुछ ज्यादा ही परेशान किया होगा। उस रात नोई ने यूयूही को हवा में उड़ने की ट्रेनिंग दी, लेकिन बिना अच्छी फिजिकल स्ट्रेंथ के उसके लिए उड़ना मुश्किल था। नोई ने समझाया कि अगर उसे स्ट्रांग बनना है तो रेगुलर ट्रेनिंग जरूरी है, लेकिन यूयूही को लगा कि वो एक नाइट बनने के लायक नहीं है। नोई ने कहा कि नाइट बनने और दुनिया बचाने का एक बड़ा इनाम भी हो सकता है, लेकिन यूयूही ने उसकी बात इग्नोर की और जोर से चिल्लाकर कहा कि वो अपनी पीसफुल लाइफ वापस चाहता है। जब नोई मना करने लगा तो यूयूही एक बार फिर से उसको घर के बाहर फेंक दिया, लेकिन नोई ने फिर भी उसका पीछा नहीं छोड़ा। रात को जब यूयूही खाना खाने बाहर गया तो उसने एक अजीब सी बेचैनी महसूस की, जैसे वही क्रीचर जो उसने दिन में देखा था वो दोबारा वापस आ गया हो। तभी उसे याद आया कि हीना एक प्रिंसेस होने के बावजूद अभी तक पूरी तरह जाग नहीं पाई है। वो भी यूयूही की तरह इस सिचुएशन में जबरदस्ती फेस चुकी थी। उसी वक्त यूयूही की टीचर हिसा में भागते हुए आई और उससे टकरा गई। यूयूही ये देखकर हैरान रह गया कि हिसा में एक्चुअली हिना की बड़ी बहन थी। उसने गुस्से में यूयूही से पूछा कि उसने हिना के साथ क्या किया है। बाद में जब यूयूही एक रेस्टोरेंट में गया
तो उसने देखा कि हिना एक नूडल ईटिंग कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट कर रही थी। अगले दिन स्कूल में यूयूही को फिर से हिना दिखी। हिना ने यूयूही को अपने साथ स्कूल की छत पर ले गई और एक बड़ी सी हैमर आसमान की तरफ इशारा किया। उसने बताया कि ये कुकी हैमर एक ऐसी चीज है जो इविल सॉर्सरर ने दुनिया को खत्म करने के लिए बनाई है। उसने यूयूही से मदद मांगी। फिर अचानक हिना रेलिंग पर चढ़ गई और नीचे जंप कर दिया। यूयूही ने तुरंत उसे पकड़ लिया। हिना मुस्कुराई और बोली, तुम हमेशा मेरी रक्षा करोगे और मैं तुम्हारी। फिर उसने बताया कि वो इस हैमर को तोड़ना चाहती है क्योंकि वो चाहती है कि दुनिया उसके अपने हाथों से खत्म हो। किसी तरह यूयूही मान गया कि वो हिना की मदद करेगा और उसके साथ एक नई जर्नी शुरू करेगा। लेकिन अचानक उसे अपने दादाजी की आवाज सुनाई दी जो उसे याद दिला रहा था, अकेलेपन में जीने का सबक मत भूलना। जब यूयूही होश में आया तो उसने देखा कि नोई का फेस बिल्कुल उसके सामने है। वो घबरा गया और उसे जोर से दूर फेंक दिया। उसके बाद यूयूही अपनी स्टैमिना इंक्रीज करने के लिए रनिंग करने लगा। पार्क में एक बार फिर से उसका सामना हिना से हो जाता है। बस कुछ पुशअप्स करने के बाद ही यूयूही थक गया तो हिना ने मजाक में कहा, अगर थक गए हो तो मेरी पीठ पर चढ़ जाओ। वाह क्या बंदी है, काश मुझे भी ऐसी बंदी मिल जाती तो मजा आ जाता। उसके बाद हिना बिना रुके ही 100 पुशअप्स कंप्लीट कर लिया। बाद में हिना ने यूयूही को अपने घर खाने पर दावत दी। घर पहुंचकर यूयूही ने बाथरूम यूज करने की परमिशन मांगी लेकिन गलती से उस कमरे में चला गया जहां हिसामे थी। इस वजह से उसे खूब डांट पड़ी, लेकिन क्योंकि वो हिना का मेहमान था हिसामे ने ज्यादा हंगामा नहीं किया। खाने के वक्त हिना ने बताया कि ये खाना उसकी बहन ने बनाया है। फिर उसने नोई से पूछा, तुम क्यों नहीं खा रहे? नोई ने समझाया, मैं सीधा यूयूही की एनर्जी से जीता हूँ इसलिए मुझे खाने की जरूरत नहीं है। यूयूही ने मजाक में नोई का मजाक उड़ा दिया जिस पर नोई ने गुस्से में कहा, एक छोटी सी छिपकली का मजाक मत उड़ाओ। तभी यूयूही को रियलाइज हुआ कि इतने सालों से वो अकेला रहने का आदत डाल चुका था। उसके दिमाग में फिर से उसके दादाजी की बातें घूमने लगी। उस रात यूयूही ने अपनी ट्रेनिंग शुरू की और 4 सेकंड्स तक हवा में टिकने में सफल रहा। ये उसके लिए एक बड़ा इंप्रूवमेंट था, लेकिन उसे लगा कि ये अभी भी काफी कम है। उसे डर था कि अगर फिर से मड गोलेम उसके सामने आया तो वो उससे लड़ नहीं पाएगा। नोई ने पूछा, क्या तुम्हारे कोई अपने सपने हैं? लेकिन यूयूही के पास कोई जवाब नहीं था, जो नोई को इरिटेट कर गया। अभी यूयूही अपने फ्यूचर गोल्स को लेकर अनश्योर था, लेकिन उसका सबसे पहला एम ये था कि वो अपने दादाजी की छाया से बाहर आ सके। बाद में यूयूही फिर हिना से मिला और उससे पूछा, तुम दुनिया को क्यों बर्बाद करना चाहती हो? हिना ने शांति से जवाब दिया, मैं दुनिया को अपना बनाना चाहती हूँ, लेकिन अगर मैं मर भी गई तो दुनिया वैसे ही रहेगी। इसलिए अगर मैं उस हैमर को तोड़ दूं तभी मुझे लगेगा कि पूरी दुनिया मेरी है। उसके बाद हिना एक छलांग लगाती है और यूयूही के साथ छत पर जाती है। उसकी एजिलिटी देखकर यूयूही हैरान रह गया। हिना ने मुस्कुराते हुए कहा, एक दिन तुम मुझसे भी ज्यादा ऊंचा उड़ पाओगे। अगली सुबह रनिंग के दौरान नोई ने यूयूही को बताया कि उसकी ताकत अभी मड गोलम से लड़ने के लिए काफी नहीं है। अगर कभी कोई गम गोलम उसका पीछा करे तो उसे नदी पार करनी चाहिए ताकि उसे मड गोलम से छुटकारा मिल सके। अचानक यूयूही ने देखा कि एक मड गोलम उसके पीछे खड़ा है। वो घबरा गया और गुस्से में नोई से बोला, तुमने पहले क्यों नहीं बताया? नोई ने शांति से जवाब दिया, मुझे इसमें कोई मारने की नियत महसूस नहीं हुई। गोलम रास्ते के दूसरी तरफ चला गया और यूयूही तेजी से भागने लगा, लेकिन जल्दी ही गोलम ने उसको पकड़ लिया। जैसे ही यूयूही उसके वार से बचने की कोशिश कर रहा था तभी हिना दूसरी तरफ से आई और एक कार उठाकर सीधा गोलम के सर पर दे मारी। गोलम ने हिना के अटैक को डॉज कर लिया, लेकिन तब तक हिना एक जबरदस्त किक उसको मार चुकी थी जो गोलम को हराने में काफी थी। अगले दिन यूयूही फिर हिना के घर ब्रेकफास्ट करने गया जो हिसामे को थोड़ा अनोइंग लगा। तब यूयूही को समझ आया कि अगर उसने अपनी ट्रेनिंग को सीरियसली नहीं लिया तो वो कभी भी इन जैसे क्रीचर्स से सरवाइव नहीं कर पाएगा। थोड़ी देर बाद यूयूही के अंकल का फोन आया और उसने कहा कि उसके दादाजी हॉस्पिटल में एडमिट हैं और उसे अपने दादाजी से मिलने आना चाहिए। यूयूही के अंकल ने कहा कि वो टिकट अरेंज कर देंगे, लेकिन यूयूही ने झूठ बोलते हुए कहा, मुझे अपनी पार्ट टाइम जॉब से परमिशन लेनी पड़ेगी, जबकि सच तो ये था कि उसके पास कोई जॉब थी ही नहीं। यूयूही नदी के किनारे गया और अपनी मोबिलिटी स्किल्स पर काम करने लगा। उसने नदी पार करने की कोशिश की, लेकिन सिर्फ कुछ कदम चलने के बाद ही पानी में गिर गया। उसी रात यूयूही को बुखार हो गया और नोई को भी, क्योंकि दोनों की बॉन्डिंग थी, इसलिए एक की तबीयत खराब होने पर दूसरे को भी असर हुआ। आराम करते वक्त यूयूही को फिर से अपने दादाजी की बातें याद आने लगी, जैसे वो हमेशा उसे दबा कर रखते थे। अगली सुबह हिना उसके रूम में आई। यूयूही को अपनी कमजोरी पर शर्म आई और उसने हिना से गुजारिश की, मुझे छोड़कर कभी मत जाना। हिना ने उसे तसल्ली दी और कहा, मैं भी एक टाइम पर कमजोर हुआ करता था, लेकिन अगर तुम्हें आगे बढ़ना है तो तुम्हें अपनी ताकत बढ़ाने की जरूरत है। फिर हिना ने कहा कि यूयूही को अपने दादाजी से मिलना चाहिए। तभी यूयूही ने अपना सबसे बड़ा डर रिवील किया। एक बार मैंने अपने एक दोस्त को अपने घर बुलाया था, लेकिन मेरे दादाजी ने उसे रस्सी से बांध दिया और एक स्टोर रूम में लॉक कर दिया। उनका मानना था कि इंसान सिर्फ दुश्मन होते हैं और दोस्ती सिर्फ धोखा देती है, इसलिए उन्होंने मुझे किसी से रिश्ते जोड़ने से मना कर दिया। यूयूही को डर था कि अगर वो वापस गया तो उसके पुराने दुख फिर से लौट आएंगे, लेकिन हिना ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, मैं तुम्हारे हर बंधन तोड़ दूंगी जो तुम्हें डराता है। हिसामे भी यूयूही से मिलने आई और सबके लिए खाना बनाया। जब यूयूही
यूयूही की तबीयत ठीक हो गई तो उसने नदी के उस पार जंप करने की कसम खाई। नोई ने उसे वार्निंग देते हुए कहा, इसमें रिस्क है, सोच समझ कर कुछ करना। लेकिन यूयूही बस एक कदम पीछे हटा और बोला, एक दिन मैं जरूर जीतूंगा। अगले दिन यूयूही अपने घर लौटा। नोई ने उसे याद दिलाया, तुम चाहो तो अपने दादाजी की बीमारी ठीक कर सकते हो। लेकिन यूयूही ने ठंडे लहजे में कहा, मैं चाहता हूँ कि दादाजी मर जाए। 10 सालों तक दादाजी ने उसे सिर्फ ये 3 बातें सिखाई थी। 1, दुश्मन हमेशा सामने से वार करेगा। 2, दोस्त हमेशा पीठ पे छुरा भौंकेगा। 3, इंसानियत सिर्फ गंदगी है। घर पहुंचने पर नोई ने पूछा, तुम लिविंग रूम में क्यों खड़े हो? यूयूही ने बताया, जब से मैंने कॉलेज ज्वाइन किया है तब से मेरे अंकल का परिवार दादाजी के साथ रह रहा है। तभी उसका कजिन आया और बोला, चलो डिनर तैयार है, खाना खाने के लिए आ जाओ। उसके बाद यूयूही नोई को अपने पिता के मेमोरियल पर ले गया और बोला, मेरे पिता एक पुलिस ऑफिसर थे। एक दिन वो अचानक डिसअपियर हो गए। कुछ महीने बाद एक स्मगलर पकड़ा गया जिसने कबूल किया, मैंने एक पुलिस ऑफिसर को मारा और उसका शरीर एक पहाड़ पर दफन कर दिया। वो ऑफिसर और कोई नहीं बल्कि यूयूही का पिता था। दुख से भरी उसकी माँ भी कहीं चली गई। तब से यूयूही के दादाजी का इंसानियत पर से भरोसा उठ गया। उन्होंने यूयूही को चेतावनी दी, कभी अपने पिता के कदमों पर मत चलना। अगर यूयूही ने उनकी बात नहीं मानी तो वो उसे 3 दिन तक जंजीरों में बांध कर रखते। नोई ने घूर कर देखा और पूछा, सच बताओ, तुम सबसे ज्यादा नफरत किससे करते हो? उस अपराधी से जिसने तुम्हारे पिता को मारा, उस माँ से जो तुम्हें छोड़कर चली गई, या उस दादाजी से जो तुम्हारा अत्याचार करता रहा? यूयूही ने गुस्से से जवाब दिया, मुझे इस दुनिया से नफरत है जिसने ये सब होने दिया। नोई ने यूयूही की आंखों में झांकते हुए गहरी आवाज में वार्निंग दी, ऐसी नफरत सिर्फ और ज्यादा दुख देगी। ये सुनते ही यूयूही का गुस्सा 7वें आसमान छू गया। उसने डांट कर जवाब दिया, मैं पहले ही बहुत दुख झेल चुका हूँ। अगली सुबह यूयूही के कजिन ने उसे उसके दादाजी से मिलवाया। जैसे ही दोनों अकेले हुए, दादाजी ने उसकी ताकत देखकर कहा, तुम पहले से ज्यादा मजबूत लग रहे हो। यूयूही हैरान रह गया जब दादाजी ने अपना सर झुकाकर माफी मांगी और कबूल किया, मैंने तुम्हारे साथ गलत किया, शायद तुम मुझे कभी माफ ना करो। ये सुनकर यूयूही का गुस्सा फट पड़ा। उसने चिल्लाकर कहा, एक बार सर झुका देने से पूरा अतीत नहीं बदल जाएगा। यूयूही गुस्से में वहां से चला गया और अपने दादाजी पर इल्जाम लगाया, क्यूरी, तुमने अपनी सारी परेशानियों का बदला मुझ पर निकाला है। वहां से भागने के बाद अचानक उसका सामना एक मड गोलम से हो गया। नोई ने तुरंत कहा, अर्जुन भागो। काफी देर तक भागने के बाद यूयूही ने देखा कि मड गोलम धीरे चल रहा था, लेकिन उसकी स्टेमिना अनंत थी। इसका मतलब था भागने का कोई फायदा नहीं, लड़ना भी बेकार था क्योंकि उसकी ताकत गोलम के सामने एक चिट्ठी की तरह थी। लेकिन तभी अचानक गोलम यूयूही के नजदीक आता है और उस पर हमला कर देता है। अपने आप को बचाने के लिए यूयूही वहां से नीचे कूदा और पानी में गिर गया, लेकिन मुश्किल से किनारे तक पहुंच गया। वो बेहोश होने ही वाला था, लेकिन अचानक उसे हिना दिखाई देती है। यूयूही मानता है कि उसने हमेशा दादाजी की जंजीरों से आजादी चाही, लेकिन अब उसे महसूस हो रहा था कि वो उनके बिना जी नहीं सकता। लेकिन अब वो हिना की बात मानकर एक नई जिंदगी की शुरुआत करना चाहता था, ये जानते हुए भी कि ये सिर्फ एक भ्रम है। उसे हिना को देखकर सुकून महसूस हो रहा था। मरने से पहले हिना ने उससे जीतने का वादा लिया और कहा, अगर तुम जिंदा रहे तो तुम्हें एक इनाम मिलेगा। ये सुनकर यूयूही की हिम्मत वापस आ गई। होश आते ही यूयूही को यकीन हो गया कि वो जीत सकता है। उसने एक पत्थर उठाया, उसमें अपनी ताकत भरी और गोलम को थोड़ी सी चोट पहुंचाई। चाहे चोट छोटी थी, लेकिन इसने उसका आत्मविश्वास बढ़ा दिया। अगर वो नुकसान पहुंचा सकता है तो वो जीत भी सकता है। जब वो एक छोटी सी चट्टान के कोने पर फंस गया, उसके पास सिर्फ एक ऑप्शन था, वहां से नीचे कूदना। उसने अपनी शक्ति का उपयोग किया और सुरक्षित नीचे उतर गया। मड गोलम ने भी उसका पीछा किया, लेकिन यूयूही ने अपनी ताकत का इस्तेमाल करके उसे जोर से जमीन पर पटक दिया, जिससे वो टूटकर बिखर गया। जैसे ही यूयूही अपनी जीत का जश्न मना रहा था, उसके कजिन का फोन आया और उसने बोला कि उसके दादाजी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। यूयूही जल्दी हॉस्पिटल गया, अपने दादाजी की एक झलक देखी, लेकिन तुरंत वहां से चला गया। वो सोचता रहा, 10 साल का अत्याचार सिर्फ कुछ महीनों के बदलाव से नहीं मिट सकता। उसका मन मानता था कि उसके दादाजी ने कभी उससे प्यार नहीं किया, लेकिन नोई ने कहा, उनके एक्शंस चाहे बुरे हों, लेकिन कहीं ना कहीं प्यार से प्रेरित थे। जब यूयूही ने अपने दादाजी के साथ गुजारे अच्छे पल याद किए, उसके मन में एक छोटी सी ममता जगी। तभी उसने नोई से अपने दादाजी को बचाने की गुजारिश की। इसी के साथ उनका कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो गया। जब यूयूही वापस सिटी आया, उसने सपने जैसे दिखने वाले जगह में हिना को देखा। हिना ने कहा, तुम्हारा इनाम एक किस होगा। लेकिन जैसे ही वो उसके करीब आई तो वो अचानक गायब हो गई। यूयूही झटके से जागा और निराश महसूस किया। बाद में जब यूयूही हिना के साथ जॉगिंग कर रहा था, दोनों ने साथ मिलकर ट्रेनिंग की। यूयूही ने 25 पुशअप्स किए, जो उसके आत्मविश्वास बढ़ाने में मददगार रहा, ताकि वो मड गोलेम से और अच्छे से लड़ सके। तभी एक आदमी उनके सामने आया और अपना नाम हंजेत्सु बताया। वो खुद को न्याय का साथी कह रहा था और उसके साथ एक कुत्ता भी था।
जिसका नाम लूडो था। तभी उन सबको समझ आया कि हंजेत्सु भी एक नाइट है। हंजेत्सु ने बताया कि वो कुछ समय से उन्हें देख रहा था, लेकिन आज मिलने का मौका मिला। फिर उसने विदा ली और कहा, हम दोबारा जरूर मिलेंगे। स्कूल में यूयूही ने नोई से पूछा, तुम लूडो को कब से जानते हो? लेकिन नोई ने कहा कि यूयूही से मिलने से पहले की उसकी यादें थोड़ी धुंधली हो चुकी हैं। दोपहर को यूयूही ने सोचा, अगर हंजेत्सु इतना ज्यादा पावरफुल दिख नहीं रहा तो शायद हो सकता है उसके अंदर कोई स्ट्रेंथ छुपा हो। घर जाते वक्त यूयूही ने देखा कि हिना का वॉलेट हंजेत्सु ने छीन लिया। हिना ने उसके खिलाफ रिटेलिएट किया, उस पर अटैक भी किया, लेकिन हंजेत्सु ने बहुत आसानी से उसके सारे अटैक को डॉज कर लिया। लूडो ने यूयूही को समझाया, हंजेत्सु एक मास्टर मार्शल आर्टिस्ट है, नॉर्मल टेक्निक्स उस पर काम नहीं करेंगी। यूयूही उन दोनों की फाइट के बीच में आना चाहता था, पर वो कुछ कर नहीं पाया, तो उसने लूडो को बार्गेनिंग चिप की तरह इस्तेमाल करके हंजेत्सु को रोकने को कहा। हंजेत्सु रुका, लेकिन तभी हिना ने एक झटके में उसे किक मार दिया। हंजेत्सु हंस पड़ा और बोला, मैं बस तुझे टेस्ट कर रहा था, सिर्फ फिजिकल पावर पे डिपेंड मत कर, क्योंकि ये हमेशा काम नहीं करता। शाबाश मेरी यार, तू एक दिन जरूर नाइट बनेगी। शाम को यूयूही और हिना ने ड्रीम में एक दूसरे से बात की, जहाँ यूयूही को वो किस मिला जो वो चाहता था। इस बात ने उसकी हिम्मत और इरादे को और भी स्ट्रॉन्ग बना दिया। अब वो पक्का था कि हिना का भरोसेमंद साथी बनेगा। नेक्स्ट मॉर्निंग जॉग करते वक्त हिना को कल रात का ड्रीम याद आया और उसे शर्म आ गई, जबकि यूयूही खुश था। पार्क में हिना ने गुस्सा रखते हुए हंजेत्सु को फाइट के लिए चैलेंज किया। जब दोनों प्रैक्टिस फाइट कर रहे थे, यूयूही ने लूडो से पूछा, तुमने नोई को लास्ट टाइम कब देखा था? लूडो ने क्वेश्चन को अवॉइड करके बोला, तुम्हारी आंखों में वो जोश नहीं है जो दुनिया को प्रोटेक्ट करने के लिए चाहिए। ये बात आर्ग्यूमेंट में बदल गई और आखिर में यूयूही और लूडो की फाइट हो गई। थक हार कर सब एग्जॉस्टेड हो गए थे एक्सेप्ट हंजेत्सु। उसने कैजुअली हिना से पूछा, तुम मांगा पढ़ती हो तो मुझे कुछ दिनों के लिए उधार दे दो। हिना के घर पे हंजेत्सु ने हिसामे को देखा और पहले दीदार में उसको हिसामे से प्यार हो गया। समझा करो ब्रो, लव एट फर्स्ट साइट। लेकिन हिसामे बिना घबराए बस इतना बोली, हिना अंदर आओ और ब्रेकफास्ट कर लो। खाना खाने के बाद हंजेत्सु ने हिना से कुछ मांगा उधार ले लिए। वहीं पे यूयूही ने सोचा कि अपनी दुनिया को डिस्ट्रॉय करने वाले प्लान के बारे में नहीं बताना चाहिए, क्योंकि हिना को सिर्फ उसका सपोर्ट चाहिए था। और तभी अचानक से एक मड गोलम शॉप के पास आ गया और यूयूही का पीछा करने लगा। यूयूही ने भागने की कोशिश की, लेकिन गोलम बार बार अटैक करता रहा। तभी हंजेत्सु वहां आ गया। उसने गोलम के वीक पॉइंट्स आंखों पे अटैक करके उसे डिफीट कर दिया। यूयूही ने रियलाइज किया हंजेत्सु बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, ये हिना के प्लान्स में रुकावट बन सकता है। हंजेत्सु ने यूयूही की ब्लड लस्ट नोटिस की, पर उसे जेलसी समझकर बोला, टेंशन मत ले, अगर ट्रेनिंग चाहिए तो मैं हेल्प कर दूंगा। अरे भाई साहब, ये तो सिग्मा मेल निकला बे। अगली सुबह ट्रेनिंग के वक्त हंजेत्सु ने हिना से हिसामे के बारे में पूछा। जब हिना ने उसकी बातों को इग्नोर किया तो उसने फ्री मील वाउचर्स देकर उसे मनाने की कोशिश की। स्कूल में यूयूही ने देखा कि हंजेत्सु कैंपस साफ करने का बहाना बना के हिसामे की तारीफ कर रहा था। यूयूही के दिमाग में आया, ये तो पक्का फ्रॉड लगता है। बाद में हिसामे ने याद दिलाया कि हंजेत्सु का भाई यूयूही से 1 साल सीनियर था, लेकिन पूरे साल स्कूल नहीं आया। यूयूही क्यूरियस हो गया और पूछा, तुम्हारा भाई कहाँ है? हंजेत्सु ने आराम से बोला, वो तो देश के बाहर गया हुआ था। लेकिन हिसामे के इंटरेस्ट को देखकर हंजेत्सु तुरंत उससे बात करने के लिए भाग गया। यूयूही ने सोचा, हंजेत्सु को संभालने का बेस्ट तरीका है हिसामे को बेट बना के उसे इस्तेमाल करना। लेकिन नोई ने गुस्से में यूयूही को डांटा, तुम एक बदमाश बच्चे जैसे बिहेव कर रहे हो। घर लौटते वक्त यूयूही ने देखा कि हंजेत्सु उसके घर पे आराम से बैठा है। लूडो ने तो बुक शेल्फ पे मुंह थी कर डाला। हंजेत्सु ने सजेस्ट किया, चलो पबजी खेलते हैं, उसके बाद तुम हिना के साथ डिस्कस कर पाओगे। अगली सुबह ब्रेकफास्ट के वक्त हिना के घर पे अचानक उनके पापा मिल गए। वो ट्रिप से अभी अभी लौटे थे। जैसे ही उन्हें पता चला कि यूयूही और हंजेत्सु उनकी बेटियों के दोस्त हैं, उन्होंने दोनों को बड़े प्यार से वेलकम किया। बाद में हंजेत्सु ने यूयूही को ड्रिंक्स के लिए इनवाइट किया, लेकिन यूयूही ने मना कर दिया, मैं अल्कोहल नहीं पीता। वाह मेरे शेर, तूने मेरा दिल जीत लिया। पर रात में तो उसने खुद ही जम के पी ली। अरे ये क्या हो गया, एकदम वक्त बदल दी, जज्बात बदल दी। उनके पीछे हिना और हिसामे के पापा चुपके से ऑब्जर्व कर रहे थे, देख रहे थे कि उनकी बेटियां सिचुएशन को कैसे मैनेज कर रही हैं। ड्रिंकिंग सेशन के बीच हिसामे ने बताया कि 3 साल पहले वो और उनकी माँ फ्रांस गए हुए थे हिना की इलनेस का इलाज करवाने। जब हिना ठीक हुई तब हिसामे जापान वापस आई, लेकिन उनके पापा ने हिना की जिम्मेदारी हिसामे पे डाल दी और नॉवेल लिखने चले गए। हिसामे ने एक्सेप्ट किया कि उसने कभी अपने पापा की नॉवेल्स नहीं पढ़ी, क्योंकि उसे लगता था कि वो ज्यादा रिस्पॉन्सिबल नहीं है। ये सुन के उनके पापा को बुरा लगा। वो पीछे से सब सुन रहे थे। रात भर इतनी दारू पी ली हिसामे और हंजेत्सु ने कि दोनों से चला भी नहीं जा रहा था। यूयूही ने फिर हिना को बुलाया ताकि वो दोनों को घर ले जा सके। रास्ते में हिना ने पूछा, दीदी क्या तुम पापा से नफरत करती हो? हिसामे ने जवाब दिया, नफरत तो नहीं, लेकिन मैं उनकी रिस्पेक्ट नहीं कर पाती क्योंकि वो अपनी एज के हिसाब से मैच्योर नहीं है। हंजेत्सु ने थोड़ा डीप सोचकर बोला, बड़े लोग इसलिए मुस्कुराते हैं ताकि बच्चों को लगे कि बड़े बनना अच्छा होता है। ये सुन के यूयूही को अपने पापा और अंकल याद आ गए जो हमेशा हंसी मजाक करते रहते थे। अगली सुबह हंजेत्सु एक बुरी याद के साथ उठा और डिसाइड किया, अब मैं और हेजिटेट नहीं
करूंगा। उसे ये भी रियलाइज हुआ कि कल रात उसने थोड़ी ज्यादा पी ली थी। दोपहर को हिना यूयूही के घर आई उसके साथ थोड़ा वक्त बिताने के लिए। उसने ये डिस्कवर किया कि यूयूही को उसके फादर के लिखे हुए बुक्स पढ़ना बहुत पसंद है और यूयूही को तब बड़ा शौक लगा जब उसे पता चला कि हिना के फादर ही उसकी फेवरेट बुक सीरीज के राइटर हैं। अचानक हिसामे का कॉल आया। उसने यूयूही से बोला कि वो हिना को शाम तक कहीं बाहर ले जाए ताकि वो सरप्राइज प्रिपेयर कर सके। यूयूही ने सोचा ये एक फैमिली अप्रूव्ड डेट जैसा ही है, तो उसने हिना से पूछा तुम कहाँ जाना चाहती हो। हिना को भूख लगी थी इसलिए यूयूही उसे खाने के लिए बाहर ले गया। दोनों एक फैमिली रेस्टोरेंट गए जहाँ हिना ने ऑर्डर किया और फिर वॉशरूम चली गई। वेट करते वक्त यूयूही हैरान रह गया जब उसने देखा कि हिना का फादर उसके पीछे खड़ा है। थोड़ी बातचीत के बाद हिना के फादर ने यूयूही से पूछा क्या तुम्हें हिना पसंद है। अरे वाह, हमारे एमसी नाइट बने या ना बने मगर उसकी जिंदगी जरूर बनेगी। यूयूही ने माना कि उसे हिना से वन साइडेड प्यार है, लेकिन उसे लगता है कि हिना उसे बस एक बेस्ट फ्रेंड की तरह देखती है। हिना के पिता ने समझाया लड़कियां जनरली अपने दोस्तों को रोमांटिक प्रोस्पेक्ट्स की तरह नहीं देखती। फिर उन्होंने यूयूही से पूछा तुम्हारा कोई करियर गोल है, जो कि हर पिता अपने होने वाले दामाद से पूछता है। यूयूही ने कहा कि अभी तो नहीं, लेकिन एक समय पर वो पुलिस ऑफिसर बनना चाहता था। इस आंसर से संतुष्ट होकर हिना के पिता ने यूयूही को हिना की केयर करने की जिम्मेदारी दी। यूयूही ने फिर उनसे ऑटोग्राफ मांगा, लेकिन हिना के पिता ने बताया कि आज हिना का बर्थडे है और उन्होंने यूयूही को सरप्राइज पार्टी में आने को कहा। अगर तुम आए तो मैं तुम्हारी बुक्स पे साइन कर दूंगा। फिर हिना के पिता ने कहा लेकिन सरप्राइज के बारे में हिना को कुछ मत बताना। बाद में यूयूही ने हिना को मूवीज और फिर एक क्लॉ मशीन आर्केड ले गया। शाम को जब वो घर लौटे तो हिना सरप्राइज बर्थडे पार्टी देखकर बहुत खुश हुई। उसे समझ आया कि उसके पिता का वापस आना सिर्फ उसके बर्थडे के लिए था। रात को यूयूही और हिना छत पर बात करने गए। वहाँ हिना ने कहा कि वो भी दूसरों की तरह बड़ा होना चाहती है, लेकिन उसके पास वो चांस नहीं है। मेरी अचानक रिकवरी का रीजन एक स्पिरिट क्वीन है जो मेरे अंदर है। हिना ने कहा जब ये बैटल खत्म हो जाएगी मैं फिर से कमजोर हो जाऊंगी, इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं पूरे वर्ल्ड को अपने साथ ले जाऊं। अगले दिन उनके पिता फिर चले गए, लेकिन जाने से पहले उन्होंने हेंजेत्सु को यूयूही और हिना की गाइडेंस की जिम्मेदारी दी। हिसामे के पिता ने हेंजेत्सु से कहा मैं तुम्हारी हीरोइक जस्टिस की मिसाल को एडमायर करता हूँ। जाते वक्त उन्होंने हेंजेत्सु को 2 मूवी टिकट्स दिए ताकि वो हिसामे को डेट पर ले जाए। हेंजेत्सु बहुत खुश हुआ क्योंकि उसे लगा कि हिसामे के पिता ने आखिरकार उसे एक्सेप्ट कर लिया है। शाम को हेंजेत्सु ने नोटिस किया कि यूयूही ट्रेनिंग में ध्यान नहीं दे रहा। यूयूही ने कहा अगर मैं तुम्हारी तरह ट्रेन भी करूं तो वो बस किसी और का सीखा हुआ होगा। मुझे अपनी पावर को कंट्रोल करने का अपना खुद का तरीका ढूंढना है। हेंजेत्सु ने फिर यूयूही को ड्रिंक्स पर बुलाया। घर जाते वक्त हेंजेत्सु ने यूयूही से पूछा तुमने अपनी टेक्निक के लिए कोई नाम सोचा है। यूयूही ने कहा कि उसने अभी तक नहीं सोचा। फिर हेंजेत्सु ने अपने फीलिंग्स शेयर किए। मैं भी तुम्हारी तरह एक ऐसी पावर चाहता हूँ जो मुझे हर सिचुएशन से निकालने में हेल्प करे। मुझे पता है मेरी लिमिट्स क्या है। मैं वो इंसान नहीं हूँ जो बिना सोचे समझे खुद को खतरे में डालकर दूसरों को बचाता है। बचपन से मेरे फादर ने मुझे जस्टिस को प्रायोरिटी देने को कहा। मैं सच में मानता था कि अगर मैं हार्ड ट्रेनिंग करूं तो मैं एक दिन उड़ भी सकता हूं, लेकिन बाद में मुझे समझ आया कि ये सब बकवास था। यूयूही ने नोटिस किया कि हेंजेत्सु के लिए उड़ना का मतलब था कि कुछ भी अचीव किया जा सकता है, लेकिन कम से कम तुम पॉसिबल और इम्पॉसिबल का फर्क समझते हो। अगले दिन यूयूही हेंजेत्सु की बातों पर सीरियसली सोचने लगा, स्पेशली जब उसने पूछा था क्या तुम जो कर रहे हो वो सच में हिना को सपोर्ट करने के लिए तुम्हारी पूरी कोशिश है। इस बात ने यूयूही को इंस्पायर किया और उसने हेंजेत्सु को ट्रेनिंग देने को कहा। मुझे थोड़ा और स्ट्रांग बनना है ताकि मैं हिना की हेल्प कर सकूं। यूयूही ने पूछा तुमने हीरो ऑफ जस्टिस का सपना क्यों छोड़ दिया। हेंजेत्सु ने कहा क्योंकि मैं उड़ नहीं सकता। यूयूही को पता था कि ये कोई वैलिड रीजन नहीं था। तभी हेंजेत्सु ने एक कहानी सुनाई। एक दिन उसने एक बच्चे को रोड पर दौड़ते देखा। एक कार उसकी तरफ आ रही थी। मैं थोड़ा हेजिटेट किया, लेकिन मेरे साथ जो कुत्ता था उसने बिना सोचे उस बच्चे को बचाने के लिए अपनी जान दे दी। उस दिन मैंने समझा कि मैं हीरो बनने लायक नहीं हूँ। हेंजेत्सु ने कहा मैं जानता हूँ कि तुम और हिना कुछ प्लान कर रहे हो जो तुम्हें दुश्मन बना सकता है। मैं डिटेल्स नहीं पूछूंगा, लेकिन तुम स्ट्रांग बनो, हिना के लिए एक हीरो बनो। लूडो ये भी मेंशन करता है कि अगर तुम हेंजेत्सु को डिफीट कर दोगे तो मैं नोई के पास्ट के बारे में कुछ बताऊंगा। थोड़ी देर बाद सबको एक मड गोलम का प्रेजेंस महसूस होता है। उन्हें शक हुआ कि वो उनका इंतजार कर रहा था, इसलिए उन्होंने इन्वेस्टिगेट करने का फैसला किया। हिना भी उनके साथ चली गई जब तक उनका सामना गोलम से हुआ। गोलम ने तुरंत उन पे अटैक किया, लेकिन हेंजेत्सु ने उसे दूर फेंक दिया और हिना ने एक जबरदस्त किक मारी, पर गोलम ने उसके अटैक को पूरी तरह ब्लॉक कर लिया और फिर वहां से भाग गया। यूयूही ने कहा कि अब सब लोग अलग हो जाएं और गोलम को ढूंढे। उसने प्लान बनाया कि वो हेंजेत्सु के साथ जाएगा क्योंकि गोलम्स हमेशा उसी को ही टारगेट करता है, हिना को नहीं। और इस बार तो गोलम उसे देखकर भाग गया था, इसका मतलब वो दोबारा जरूर अटैक करेगा। यूयूही ने एक्सेप्ट किया कि वो वीक फील कर रहा है और उसे डर है कि कहीं उसकी वजह से ग्रुप डेंजर में ना आ जाए, लेकिन हेंजेत्सु ने उसे समझाया अपनी कमजोरी को मानना ही स्ट्रांग बनने की फर्स्ट स्टेप होती है। हेंजेत्सु ने बताया कि उसे अक्सर सपने आते हैं जिसमें वह खुद को यूयूही के रास्ते में खड़ा देखता है। उसने कहा मेरे इंस्टिंक्ट्स कह रहे हैं कि एक दिन तू मुझसे भी आगे निकल जाएगा। उस
उसी दिन से हेंजेत्सु ने यूयूही को हार्ड ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया। मिशन के दौरान एक मड गोलम ने दोबारा यूयूही को टारगेट बनाया। यूयूही किसी तरह उसके अटैक से बच गया, लेकिन गोलम ने हेंजेत्सु के स्ट्राइक से बचने के लिए इधर उधर तेजी से मूव करना शुरू कर दिया। इसी चेस के दौरान जब यूयूही गिर गया तो गोलम सीधा उस पर जंप कर गया। हेंजेत्सु ने लास्ट मोमेंट पर यूयूही को धक्का देकर बचा लिया, लेकिन खुद एक डेडली अटैक का शिकार हो गया। वह पहाड़ से नीचे गिरा और सीरियसली इंजर्ड हो गया। हेंजेत्सु ने यूयूही को कुछ लास्ट वर्ड्स बोलकर अपना फाइनल विश लूडो को बताया और फिर गायब हो गया। यूयूही शॉक में था कि तभी हिना आ गई। उसने एक ही पंच में गोलम को उड़ा दिया, इतना जोर का पंच कि पहाड़ का एक हिस्सा गिर गया। ये इंसिडेंट न्यूज पर चला और साथ ही हेंजेत्सु की डेथ का अनाउंसमेंट हुआ। कुछ दिनों बाद हिना ने अपने आप को हार्ड ट्रेनिंग देते हुए बार बार हेंजेत्सु का नाम ले रही थी। हिसामे यूयूही से बात करने आई। उसने ये माना कि शायद उसके दिल में हेंजेत्सु के लिए फीलिंग्स थी। जब उसे हेंजेत्सु की डेथ का पता चला, उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। उसने यूयूही से कहा, तुम भी काफी उदास लग रहे हो, और उसे कंफर्ट देने के लिए गले लगा लिया, लेकिन गलती से यूयूही ने उसे गलत जगह टच कर दिया। हिसामे ने तुरंत उसे धक्का देकर दूर कर दिया, लेकिन थोड़ी देर बाद दोनों हंसने लगे। हिसामे की आंखों में आंसू थे, पर वह स्माइल कर रही थी ताकि स्ट्रांग और मैच्योर लगे। घर वापस जाते वक्त नोई ने यूयूही से कहा, अगर रोना है तो रो लो। यूयूही ने सोचा, एक टाइम था जब वह चाहता था कि हेंजेत्सु उसकी जिंदगी से चला जाए, लेकिन अब उसका दिल वैसे फील नहीं कर रहा था। तभी अचानक कोई उसके पीछे आ खड़ा हुआ। मिकाजुकी, जो हेंजेत्सु का छोटा भाई था, और उसके साथ एक क्रो जिसका नाम म्यू था, और वह एक नाइट था। मिकाजुकी ने यूयूही को फाइट के लिए चैलेंज किया, लेकिन यूयूही ने मना कर दिया। यह सुनते ही मिकाजुकी रो पड़ा और वहां से भाग गया। स्कूल में मिकाजुकी ने यूयूही के पास आके उसे फाइट के लिए चैलेंज किया, लेकिन यूयूही ने मना कर दिया क्योंकि उसे हिना की वार्निंग याद थी कि नाइट्स को एक दूसरे से नहीं लड़ना चाहिए। वैसे भी उसे यकीन था कि हेंजेत्सु की टेक्निक्स अनबीटेबल हैं, इसलिए टेस्ट करने की जरूरत नहीं थी। बाद में जब यूयूही घर वापस गया तो याको ने उसे कॉल करके थैंक यू बोला और शाम को मिलने का प्लान बनाया। यूयूही मान गया, लेकिन अचानक मिकाजुकी बीच में आ गया और बोला कि उसने याको को हॉस्टेज बना लिया है और यूयूही को उससे मिलने आना होगा ड्यूएल के लिए। मजबूरन यूयूही मान गया। जब वो वहां गया तो देखा याको बिल्कुल ठीक था। याको ने यूयूही को बोला कि ड्यूएल एक्सेप्ट कर लो, हो सकता है हेंजेत्सु की कुछ टेक्निक्स ऐसी हों जो मिकाजुकी के लिए हों, क्योंकि वो उसका छोटा भाई था। बैटल के बाद यूयूही को समझ आया कि वो अभी तक हेंजेत्सु की टेक्निक्स पूरी तरह से मास्टर नहीं कर पाया है। मिकाजुकी के अगेंस्ट फाइट करना अभी भी टफ था। मिकाजुकी ने देखा कि यूयूही कुछ सोच रहा है, तो उसने बोला कि थोड़ा वक्त लो और सोचो कि तुम एक्चुअली चाहते क्या हो। यूयूही अब भी हिना के साथ मिलकर दुनिया को खत्म करना चाहता था, लेकिन आसपास के लोगों को देखकर उसका दिल बदलने लगा था। मिकाजुकी वहां से चला गया। यूयूही याको से कुछ कहने ही वाला था कि मिकाजुकी वापस आया और बोला, देखो ये क्या मिला मुझे। तब शॉक्ड रह गए जब मिकाजुकी ने दिखाया कि उसने मड गोलम का बॉडी ढूंढ लिया है, वही जो हिना ने कल उड़ा दिया था। तभी उस गोलम के मुंह से एक आदमी बाहर आया और बोला कि अब आगे के बैटल्स और ज्यादा मुश्किल होने वाले हैं। नोई ने उस आदमी को पहचान लिया, वो वही इविल सॉर्सरर था जिससे उन्हें लड़ना था। अगली सुबह यूयूही सरप्राइज हो गया जब उसने अपने रूम में हिना और नागुमो को देखा। वो उसे ब्लैक कैट नाइट से मिलवाने आए थे। फिर एक बंदा आया और बोला कि उसका नाम हायू है, एके ब्लैक कैट नाइट। सब लोग बाहर गए कुछ खाने के लिए। यूयूही ने नागुमो को बताया कि फ्यूज्ड मॉन्स्टर अभी भी जिंदा है और उनकी सॉर्सरर से भी टक्कर हुई थी। नागुमो ने बोला कि अब सबको इकट्ठा करना होगा अपकमिंग बैटल्स के लिए। यूयूही ने ऑल नाइट के बारे में पूछा। नागुमो ने बताया कि ऑल नाइट एक छोटा बच्चा है और फाइट के लिए तैयार नहीं है। यूयूही ने एक पैटर्न नोटिस किया गोलम्स में। हर गोलम के पास स्पेसिफिक नंबर ऑफ आईज थे। उसने 8 से लेकर 7 आईज तक के गोलम्स देखे, लेकिन कभी 6 आई वाला गोलम नहीं देखा। नागुमो ने गेस किया कि कोई स्किल्ड बंदा उस 6 आइड गोलम को ऑलरेडी मार चुका होगा। तभी 7 आइड वाला सामने आया। घर जाते वक्त यूयूही सोचने लगा कि अगर उसने अपनी स्पीड इंप्रूव नहीं की तो हेंजेत्सु की टेक्निक्स बेकार चली जाएंगी। थोड़ी देर बाद याको अचानक उसके घर आई उसके लिए खाना बनाने। हिना भी वहां आ गई तो याको ने उसे भी डिनर पे रुकने को कह दिया। जैसे ही सबने खाना खत्म किया, मिकाजुकी आ गया और बोला, मुझे 2 और नाइट्स मिल गए हैं। उनका नाम था यूकीमाची टर्टल नाइट और सुबारू चिकन नाइट। चिकन नाइट ने बताया कि दोनों लड़कियों ने एक मड गोलम को हराया था पहले, लेकिन सुबारू ने क्लैरिफाई किया कि उनके मास्टर स्वॉर्डफिश नाइट के सैक्रिफाइस की वजह से पॉसिबल हो पाया था। अगले दिन यूयूही ने रियलाइज किया कि अब सिर्फ 2 नाइट्स और चाहिए टीम कंप्लीट करने के लिए। वो सोच रहा था उन 3 लेजेंडरी नाइट्स के बारे में जो नोई ने मेंशन किए थे। तभी अचानक लास्ट 2 नाइट्स उसके सामने आ गए। यूयूही ने तुरंत हिना को कांटेक्ट करके बताया कि 12 नाइट्स अब कंप्लीट हो गए हैं। हिना ने बोला, सबको इकट्ठा करो। 2 नए नाइट्स का नाम था टेरू माउस नाइट और हाना को मैंटिस नाइट। आवर नाइट को भी बुलाया गया। एक छोटा लड़का जिसका नाम था टेयू। हिना ने यूयूही से पूछा, क्या तुम इस दुनिया से प्यार करते हो? क्योंकि उसे लगता था कि सिर्फ यूयूही ही उसे रोक सकता है। बैटल के बाद यूयूही ने उसे यकीन दिलाया कि वो अपनी जिम्मेदारी पूरा करेगा, इसलिए उसे टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। छोटे नाइट्स थोड़ा डर गए थे पुराने सैक्रिफाइसेस सुनकर, लेकिन हिना ने एक मोटिवेशनल स्पीच दी उनका कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट डे याको कुछ मूवीज लेकर यूयूही के घर आई। यूयूही सरप्राइज हो गया क्योंकि उसे लगा नहीं था
कि याको ऐसे मूवीज एंजॉय करती होगी। फिर उसने याको के कॉस्प्ले हॉबी के बारे में मेंशन किया, लेकिन याको ने बात काट दी और निकल गई। हकीकत में याको को कॉस्प्ले करना पसंद था, लेकिन उसमें इतना कॉन्फिडेंस नहीं था कि वो दूसरों को दिखाए। उसे लगता था लोग उसे वियर्ड समझेंगे। वो बोलती है कि पहले जब उनकी फर्स्ट मीटिंग हुई थी तब वो इतनी शाय नहीं थी। पहले उनकी मुलाकात कुछ यूयू ही और नॉय जैसी ही हुई थी। शुरू में याको ने स्नेक को वुडन सोर्ड से भगाने की कोशिश की, लेकिन शे ने उससे रिक्वेस्ट किया कि पहले उसकी बात सुन ले। जब याको ने पूरी कहानी ध्यान से सुनी तब उसने डिसाइड किया कि वो अपनी विश अभी यूज करेगी बिना डेथ का वेट किए। तो उसने विश किया कि उसके फैमिली वाले हमेशा मुस्कुराते रहें, चाहे वो जिंदा हो या नहीं। पहले उसे लगता था कि स्नेक थोड़ा वियर्ड है, लेकिन बाद में उसका सोच बदल गया। दूसरी तरफ यूयूही और हीना एक मॉर्निंग वॉक के दौरान नगुमो से टकरा गए। नगुमो ने उन्हें ब्रेकफास्ट पे इनवाइट किया, जबकि वो अनएम्प्लॉयड था। ब्रेकफास्ट के दौरान नगुमो ने बताया कि उसकी एक वाइफ और बेटा भी है, लेकिन अब वो अलग रह रहे हैं। पहले वो पुलिस ऑफिसर था, लेकिन अब वो अपना जॉब छोड़ चुका है। वो नाइट बना जब उसने एक केस सॉल्व करते वक्त हॉर्स नाइट से मुलाकात की थी। एक क्रिमिनल इनोसेंट लोगों पे अटैक कर रहा था। पेट्रोलिंग के दौरान उसने हॉर्स की आवाज सुनी, तभी उसका सबऑर्डिनेट चिल्लाया तो नागुमो ने क्रिमिनल को पकड़ लिया। क्रिमिनल को जब स्टेशन ले जाया गया तब पता चला कि वो पुलिस चीफ का बेटा था। उसके फादर ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन नागुमो गुस्सा हो गया और दोनों बाप बेटे को पंच मार दिया। फिर उसने रिजाइन कर दिया। नागुमो ने कहा, मैं कभी भी खुद को एक सच्चा हीरो नहीं समझता था, न पहले न अब। एक रियल हीरो कभी भी जीतने के लिए गलत रास्ता नहीं चुनता। उस रात यूयूही को फिर से हिना अपने सपने में मिली। हिना ने बताया कि ये सपना उसका बनाया हुआ है और वो जिसे चाहे यहाँ बुला सकती है। इस बीच हायू, जो एक ब्लैक कैट नाइट था, ये पता चला कि वो भी सॉर्सरर एनिमस के डोमेन में जा सकता था। ऐसा लग रहा था जैसे हायू और एनिमस पहले से एक दूसरे को जानते हो। कैट नाइट को ये सब पहले से पता था, लेकिन हायू कंफ्यूज था कि एनिमस उसमें इतनी इंटरेस्ट क्यों ले रहा है। बाद में हायू हिसामे के पास गया ताकि उसे टाइम ट्रैवल और उसे रिलेटेड थ्योरीज के बारे में पूछ सके। उस समय पर लोग ऐसे कॉन्सेप्ट्स को इम्पॉसिबल मानते थे। जब हायू वापस जा रहा था तो रास्ते में उसकी मुलाकात एनिमस से हो गई। एनिमस को पता था कि हायू यूनिवर्स का राज समझना चाहता है, तो उसने हायू को ऑफर किया कि वो उसकी मदद करेगा क्योंकि उनके इंटरेस्ट मिलते जुलते थे। एनिमस ने हायू को मनाया कि वो अपने नाइट्स का साथ छोड़कर उसका साथ दे, लेकिन तभी यूकीमाची और सुबारू वहां आ गए और एनिमस को वहां से भगा दिया। जब हायू वापस आया उसने सोचा कि एनिमस फिर से उससे मिलने जरूर आएगा, और जब उनकी दोबारा मुलाकात हुई हायू ने सीधा एनिमस से पूछा, क्या तुम फ्यूचर से आए हो? एनिमस ने ना तो हाँ बोला ना मना किया, पर उसने ये रिवील किया कि उसने फ्यूचर वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय कर दिया है और अब वो पास्ट में आके एग्जिस्टेंस के ओरिजिन्स देखना चाहता है। इस शॉकिंग बात के बाद हायू ने अपना डिसीजन ले लिया। उसने अपनी पावर्स का यूज करके एक मड गोलम बनाया और ये अनाउंस किया कि वो अपनी स्ट्रेंथ इंसानियत की भलाई के लिए यूज करेगा। साथ ही उसने ये भी कहा कि वो एनिमस की छोटी सी सेल्फिश डिजायर को खत्म करेगा। हायू को शॉक तब लगा जब उसने देखा कि यंग टेयो ने एनिमस का साथ देना चूज किया। हायू को उस एनकाउंटर से हटा दिया गया और उसने टेयो के इन्वॉल्वमेंट को अभी के लिए सीक्रेट रखने का फैसला किया, क्योंकि वो टेयो के मोटिव्स समझना चाहता था। उसने ये भी नोटिस किया कि टेयो एनिमस की मदद करते हुए उतना एक्साइटेड नहीं लग रहा था। इस बीच यूयूही माउंटेन पर गड्ढे खोद रहा था ताकि मड गोलम्स को ट्रैप कर सके। वो अभी भी अपनी स्पीड इंप्रूव करने में स्ट्रगल कर रहा था। अनएक्सपेक्टेडली उसने एक बॉक्स निकाला जिसमें एक लेटर था। लेटर उसके नाम पर लिखा गया था। राइटर ने लिखा था कि उन्होंने पहले से देख लिया था कि यूयूही यहाँ गड्ढा खोदेगा, इसलिए उन्होंने ये बॉक्स यहाँ उसके लिए छुपा दिया है। यूयूही को समझ आया कि ये लेटर किसी और का नहीं बल्कि स्वॉर्डफिश नाइट का था, जिसके पास फ्यूचर देखने की एबिलिटी थी। दूसरी तरफ मिकाजुकी को रास्ते में सुबारू मिली। दोनों एनिमस को ढूंढ रहे थे, इसलिए उन्होंने टीम अप करने का फैसला किया। यूयूही को स्वॉर्डफिश नाइट का जर्नल भी मिला जिसमें उसने अपनी लाइफ की कहानी लिखी थी। उसने बताया कि वो 500 साल तक जिया, सिर्फ 5 साल का था जब समंदर में खो गया था और एक मंक ने उसे बचाया। मंक के साथ ट्रेनिंग करके उसने एनलाइटनमेंट अचीव किया और सब कुछ देखने की पावर पाई। उसके बाद मंक ने उसके पास एक लड़का लाया जो वॉर में अपना गांव खोने के बाद एक सामुराई से रिवेंज लेना चाहता था। ट्रेनिंग के बाद वो लड़का गया पर हार के वापस आया और मर गया। सदियों तक नाइट ने कई स्टूडेंट्स को ट्रेन किया पर सब एक दिन मर गए। इन सब एक्सपीरियंसेस ने उसे ये सिखाया कि वो कोई गॉड नहीं, सिर्फ एक इंसान है। एक दिन उसकी मुलाकात यूकीमाची और सुबारू से हुई। सुबारू रो रही थी क्योंकि यूकीमाची ने उसका स्नैक खा लिया था। नाइट ने दोनों की सुलह करवा दी और उससे प्रॉमिस किया कि अगर यूकीमाची पार्क क्लीन कर देगा तो वो उसके लिए नए स्नैक्स खरीदेगा। वही वक्त था जब नाइट ने ये देख लिया कि ये दोनों उसके आखिरी स्टूडेंट्स होंगे। जैसे जैसे उसकी पावर कम होने लगी उसकी मुलाकात स्वॉर्डफिश से हुई, जिसमें स्वॉर्डफिश ने उसे नाइट का टाइटल दिया। नाइट ने स्वॉर्डफिश से कहा कि काश वो उससे तब मिला होता जब वो स्ट्रांग था। उसने ये भी बताया कि उसके पास सिर्फ 1 महीना बचा है जीने को। स्वॉर्डफिश शॉक्ड हो गया पर उसने डिसाइड किया कि वो नाइट की जितनी हो सके उतनी हेल्प करेगा ताकि नाइट कुछ वैल्यूएबल छोड़ सके बाकी नाइट्स के लिए। उसके बाद नाइट ने यूकीमाची और सुबारू को ट्रेन किया, एक को शील्ड दिया और दूसरे को स्पीयर बनाया। अपनी लाइफ के एंड के करीब नाइट ने कन्फेस किया कि 500 साल जीने के बाद भी उसे मौत से डर लगता है। जब यूयूही जर्नल के एंड तक आया उसने पढ़ना छोड़ दिया क्योंकि उसे पहले ही पता था इसका एंड क्या होगा। नाइट ने
यूयूही के लिए एक आखिरी मैसेज छोड़ा था, प्रिंसेस का ध्यान रखना। इस टाइम पे सुबारू ने मिकाजुकी को वो बैटल याद दिलाई जो उनकी ग्रुप और सिक्स साइड मड गोलम के बीच हुई थी। एक दिन उनके मास्टर ने कुछ अलग बिहेव करना शुरू किया। उसने उन्हें बताया कि मड गोलम्स के अंदर किलिंग इंटेंट होती है और फिर दोनों लड़कियों को माउंटेन की तरफ ले गया। उसे पता था कि वो खुद मर जाएगा लेकिन ये दोनों लड़कियां बच जाएंगी। उसने अपनी लाइफ को एक तरह से सैक्रिफाइस कर दिया ताकि वो इन्हें एक ऐसे बैटल के लिए तैयार कर सके जो उनकी सर्वाइवल का सबब बन सके। उसका पर्पस था उन्हें फाइट करना सिखाना, उन्हें उनके सबसे बड़े फियर से लड़ने के लिए तैयार करना, अपनी जिंदगी की कीमत पर भी। लेकिन सब कुछ प्लान के मुताबिक नहीं हुआ। जब मड गोलम ने उन पर अटैक किया, मास्टर ने स्पेल्स का यूज किया पर गोलम के स्पाइक्स उसके बॉडी को छेद गए। मरने से पहले उसने दोनों से कहा कि फाइट का रास्ता ढूंढो। यूकीमाची ने तुरंत सुबारू को खींच लिया स्ट्रैटेजी बनाने के लिए। जब स्वॉर्डफिश को लगा कि मास्टर के लेसन में कुछ कमी रह गई है तो उसने सोचा डेथ के बारे में सिखाने के बजाय मास्टर को ये बताना चाहिए था कि कैसे लास्ट तक लड़ते रहना है और जिंदा रहने की हिम्मत रखनी है, बिना किसी पछतावे के जीना है। मजबूरी में स्वॉर्डफिश ने तुरंत टेलीपोर्ट करके गर्ल्स की मदद करने का डिसाइड किया। उसने सीधा जाकर मड गोलम के सिर पे एक जोर का अटैक मारा और बोला अब तुम दोनों इसे खत्म करो। फिर दोनों लड़कियों ने मिलके एक स्ट्रॉन्ग शील्ड बनाया जो गोलम के स्पाइक अटैक्स को आराम से डिफेंड कर रहा था और फिर स्मार्टली उस शील्ड को वेपन में बदल दिया और मड गोलम को पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया। बाद में मास्टर ने उन्हें याद दिलाया कि एक दूसरे की वीकनेसेस को समझना और मिलके काम करना कितना इंपॉर्टेंट है। उसने ये भी कहा कि अगर कभी एनिमस से सामना हो तो उसे बताना कि चाहे उसके पास ओमनिशेंस हो लेकिन एनिमस और मास्टर दोनों ही इंसान हैं, गॉड नहीं। फिर दोनों लड़कियां मदद मांगने के लिए चली गईं लेकिन मास्टर ने स्वॉर्डफिश को अपनी बात बताई कि वो चाहता है कि ये दोनों लड़कियां उससे सरपास करें और अपनी जर्नी में और आगे बढ़े। मास्टर ने अपनी आंखें बंद कर ली और अपने पुराने डिसाइपल्स के साथ जुड़ गया और फिर उन दोनों लड़कियों का इंतजार करने लगा। दूसरी तरफ सुबारू काफी उदास थी क्योंकि कोई नहीं जानता था कि उनका मास्टर कहाँ से आया था। लोग तो ऐसे बिहेव कर रहे थे जैसे मास्टर कभी था ही नहीं, जबकि असल में बात कुछ और थी। मिकाजुकी ने मास्टर को एडमायर किया और रिग्रेट किया कि काश वो उससे पहले मिलती। कुछ दिन बाद यूयूही और हिना ने हनाको और तेरू को ट्रेनिंग देनी स्टार्ट की। नोई ने सजेस्ट किया कि ऑफेंसिव टेक्निक्स के बजाय उन्हें डॉजिंग प्रैक्टिस करनी चाहिए ताकि सर्वाइवल का चांस बढ़ सके। हिना ने उसकी बात से एग्री किया और डिसाइड किया कि ट्रेनिंग में वो दोनों लड़कियों से अपने अटैक्स डॉज करवाएगी। इसी बीच मिकाजुकी का अनएक्सपेक्टेड कॉल आया और उसने यूयूही को मना लिया कि सबको समर कैंप ट्रिप पे ले चले। हिना भी काफी एक्साइटेड थी तो सब मिलके बीच की तरफ निकल पड़े। हायू और नागुमो फिशिंग में बिजी हो गए जबकि टाइयू, यूयूही और हानाको शोर पे ही रुक गए क्योंकि उनमें से किसी को भी स्विमिंग नहीं आती थी। जो लोग स्विम कर सकते थे उन्होंने भी इन्हें इनवाइट किया वाटर में आने के लिए लेकिन तीनों मना करते रहे। तभी हिना ने बुलाया और यूयूही बिना सोचे समुद्र की तरफ भाग गया। बाबू भैया औरत का चक्कर। शाम को मिकाजुकी ने आइडिया दिया कि चलो थोड़ी बियर शेयर करते हैं सब मिलके, लेकिन टाइयू ने सीधा बोला मैं तो अपने दोस्तों के साथ पबजी खेलूंगा और क्योंकि टेरियो का भी अंडर एज था तो उसने बस पानी से काम चलाया। मिकाजुकी ने कैजुअली पूछा भाई टेरियो और हानाको क्या डेटिंग कर रहे हैं क्या? टेरियो ने हंसते हुए बोला नहीं यार हम तो बस बचपन के दोस्त हैं। फिर थोड़ा मुस्कुराते हुए उसने ये भी ऐड किया वैसे हम दोनों इतने क्लोज हैं कि हानाको तो खुद मेरी विंडो से चढ़ के मिलने आ जाती थी। ये सुनते ही नोई ने भी अपना मसाला डाला और बोला हिना भी यूयूही के रूम में चुपके से आती थी। बस फिर क्या था, मिकाजुकी को थोड़ी जलन हो गई और गुस्से में उठ के चला गया। निकलते निकलते चीख के बोला कोई स्क्रो को बचा लो। ओ भाई साहब इस बंदे को तो नशा चढ़ गया है। उसके बाद यूयूही थोड़ा हवा खाने के लिए वॉक पे गया था सोने से पहले। वहीं दूसरी तरफ मिकाजुकी की टक्कर हो गई सुबारू से। सुबारू ने थोड़ा सीरियस अंदाज में कहा भाई लाइफ को थोड़ा सीरियसली लेना चाहिए। फिर जब यूयूही बीच साइड पे वॉक कर रहा था उसने देखा हिना समुद्र से वापस आ रही थी। वो वहाँ अपनी पावर्स के नए तरीके ट्राई कर रही थी अपनी स्ट्रेंथ और पोटेंशियल को एक्सप्लोर करने के लिए। तभी याको जो वहाँ से गुजरा उसने सुना हिना कह रही थी कि वो इस दुनिया को डिस्ट्रॉय करने का प्लान कर रही है, लेकिन याको ने डिसाइड किया अभी के लिए ये बात छुपा के रखेगा। उसके दिल में यूयूही के लिए फीलिंग्स थी और वो सिचुएशन को समझना चाहता था थोड़ा और क्लियरली। अगली सुबह एक मड गोलम का प्रेजेंस डिटेक्ट हुआ। सब ग्रुप वाले माउंटेन की तरफ चढ़ने लगे और वहाँ उन्हें वही 7 आई क्रीचर दिखा जो पहले भी मिला था। अचानक एनिमस अपीयर हुआ और बिना किसी वार्निंग के उसने यूयूही और हिना को पकड़ के सीधा टेलीपोर्ट कर दिया सी साइड पे। मिकाजुकी ने बिना टाइम वेस्ट किए उनका पीछा किया जबकि नागुमो बाकी ग्रुप को हैंडल करने लगा मॉन्स्टर से फाइट करने के लिए। वहाँ एनिमस ने कामली कहा चिल करो, मैं बस यूयूही और हिना से बात करना चाहता हूँ, उन्हें कोई हार्म नहीं पहुँचाएगा। दूसरी तरफ नाइट्स पूरी कोशिश कर रहे थे मॉन्स्टर से लड़ने की, लेकिन वो क्रीचर बिना रुके लगातार आगे बढ़ता जा रहा था। ग्रुप को मजबूरन थोड़ी देर के लिए एक टेम्पररी शेल्टर लेना पड़ा। हायू सोच रहा था कैसे वो मॉन्स्टर को टच करे क्योंकि उसके दिमाग में एक आइडिया पहले से रेडी था। फिर सबने मिलकर एक प्लान बनाया। सब लोग मॉन्स्टर को डिस्ट्रैक्ट
इंटरेक्ट करते रहे ताकि हायू को एक मौका मिल सके। पर सबके मन में एक डाउट था, क्या वो लोग बिना अपनी जान रिस्क में डाले इस मॉन्स्टर को हरा भी पाएंगे। इस दौरान एनिमस ने यूयूही को एक बड़ी बात बताई कि हिना के अंदर जो सोल है ना, वो असल में अनामा है, उसकी छोटी बहन। लेकिन अनामा उसकी कोई नॉर्मल बहन नहीं थी, वो एनिमस के खुद के एक्स्ट्रा पावर से बनी थी। और जो बात एनिमस को सबसे ज्यादा कंफ्यूज कर रही थी वो ये थी कि अनामा ने ये पूरा गेम सिर्फ इसलिए बनाया था ताकि एनिमस के प्लान्स में टांग अड़ा सके। तब जाकर यूयूही को समझ आया, जब हैमर यूज हुआ था तो दुनिया तुरंत खत्म क्यों नहीं हुई थी। एनिमस भी वही रूल्स फॉलो करने पे मजबूर था जो एनिमा ने उस पर लगाए थे, पर हीना अनामा नहीं थी ना, इसलिए वो एनिमस की बातों का मतलब समझ ही नहीं पाई। गुस्से में हीना ने बिना ज्यादा सोचे समुद्र की तरफ एक जबरदस्त पंच मारा और पानी चारों तरफ उड़ गया। इस धमाके से सेवन आइड मॉन्स्टर का ध्यान भटक गया और हायू को एक चांस मिल गया उसके पास जाने का। हायू ने जाकर मॉन्स्टर के कोर का एक पार्ट तोड़ के निकाल दिया, लेकिन मॉन्स्टर तुरंत घूम के याको पर अटैक करने लग गया। मेगुमो ने फटाफट याको के वुडन सोर्ड को अपग्रेड कर दिया ताकि वो अपनी जान बचा सके। फिर हायू को रियलाइज हुआ कि जो क्ले गोलेम उसने पहले बनाया था वो मॉन्स्टर ने अब्सॉर्ब कर लिया था और अब वो उसे पूरा रिस्टोर नहीं कर सकता। इस डिस्ट्रैक्शन का फायदा उठाते हुए यूकी, माची और सुबारू ने वेपन्स बनाए और क्रीचर पे जोर से अटैक किया। सभी नाइट्स ने मिलकर अपनी फुल स्ट्रेंथ लगाई और एक जबरदस्त फाइनल अटैक मारा जिससे मॉन्स्टर को फाइनली उड़ा दिया। यूयूही ने हिना को उठाया और शोर तक ले आया। तभी मिकाजुकी भी वहां आ गया, लेकिन उसने देखा कि एनिमस तो ऑलरेडी भाग चुका था। मेगुमो ने जब सबको बताया कि मॉन्स्टर डिफीट हो गया है तो मिकाजुकी का मुंह और ज्यादा लंबा हो गया। शॉक में मेगुमो ने उसको थोड़ा सा पनिश भी किया, बोला आज रात सेलिब्रेशन पार्टी में सबको खाना मिलेगा पर तुझे नहीं मिलेगा भाई, क्योंकि तूने अपनी टीम को बीच में छोड़ दिया था। नेक्स्ट डे यूयूही ने देखा कि हायू ने 2 आंखों वाले क्ले गोलम्स बनाए हैं जिनके अगेंस्ट नाइट्स प्रैक्टिस कर रहे थे। ये क्रीचर्स ज्यादा स्ट्रॉन्ग तो नहीं थे, पर असली बात ये थी कि मिकाजुकी भी अपने आप एक गोलम से इजीली फाइट कर रहा था। मतलब वो इतना वीक नहीं था जितना सबको लगता था। यूयूही ने मिकाजुकी को रेस्ट लेने को बोला ताकि वो खुद एक ट्राई कर सके। हिना के उन वर्ड्स को याद करते हुए जिनमें उसने बोला था कि उनमें बहुत ज्यादा हिडन पोटेंशियल है, यूयूही ने अपनी एबिलिटी को एक ऑफेंसिव वेपन में बदलने की कोशिश की, कुछ वैसे ही जैसे हेंजेत्सु का टेक्निक था, और वो सक्सेसफुल रहा। उसने मॉन्स्टर के आर्म को डैमेज कर दिया। नेक्स्ट डे हिना अचानक अपना सामान लेकर यूयूही के घर आ गई और बोली कि वो थोड़ी देर के लिए यहाँ रहना चाहती है क्योंकि वो अपने घर से भाग गई है। यूयूही ने तुरंत हाँ कर दिया। तो सीन कुछ ऐसा था कि हिना ने सबको समझाया कि वो अपना घर इसलिए छोड़ के आई है क्योंकि उसकी माँ अभी वापस आई है। फिर थोड़ी देर बाद हिसामे भी वहाँ आ गई हिना को लेने के लिए, और जैसे ही आई सीधा अक्यूज करने लगी, हिना तुम यूई को तंग कर रही हो। यूयूही कुछ बोलने की कोशिश कर रहा था लेकिन हिसामे की कड़क वाली नजर देख के चुप हो गया बेचारा। फिर जब हिना ने क्लियरली बोल दिया मैं वापस नहीं जाऊंगी, तो हिसामे ने तुरंत सोच लिया अब यूयूही को ही अपने घर ले जाएगी ताकि इन दोनों को एक दूसरे से दूर कर सके। फिर क्या हुआ, हिसामे ने यूयूही को टेम्परेरीली अपने फादर के रूम में रुकने दिया। नोई ने साइड से ऑब्जर्व किया और उसे लगा हिना और उसकी माँ के बीच वाइब कुछ ठीक नहीं है, जैसे रिलेशन थोड़ा खराब है। बाद में यूवी के पास उसके अंकल का फोन आया, यूवी समर वेकेशंस में घर आओगे, क्योंकि अब उसका ग्रैंडफादर थोड़ा बेटर फील कर रहा था। लेकिन यूयूही अभी मेंटली रेडी नहीं था अपने ग्रैंडफादर से मिलने के लिए, इसलिए उसने सिर्फ इतना बोला मैं बाद में कॉल करूंगा। उस रात यूयूही को एक सपना आया। सपने में हिना अपने दिल की बात कर रही थी, मैं अपनी माँ को देखना नहीं चाहती। उसकी आवाज थोड़ी भारी थी, वो हमेशा अपने मेडिकल काम में बिजी रहती थी। हिना को समझ था कि उसकी माँ अपना काम डेडिकेशन से करती है, लेकिन फिर भी उसका दिल दुख जाता था क्योंकि उसकी माँ के पास उसके लिए कभी वक्त नहीं था। और दूसरी तरफ सपने में ही हिसामे किसी अननोन इंसान से बात करती दिखाई दी, शायद अनामा थी जो अब हिना के अंदर एग्जिस्ट कर रही है। हिसामे ने बताया कि उन्होंने अपनी माँ के साथ फ्रांस में काफी समय स्पेंड किया था हिना की कंडीशन का इलाज ढूंढने के लिए, और जब हिना छोटी थी तब सिर्फ साल में 2 बार ही उसे देख पाते थे। शायद इसी वजह से हिना इमोशनली अपनी माँ से दूर हो गई थी। अगली सुबह यूई ने हिस्मे को उठाया ताकि वो हिना का मैसेज दे सके कि हिना ब्रेकफास्ट के लिए नहीं आएगी। ट्रेनिंग ग्राउंड पे सब लोग कंप्लेन कर रहे थे कि मिकाजुकी पूरा समय प्रैक्टिस गोलम के साथ लगा रहता है और बाकी लोगों को ट्रेनिंग का मौका ही नहीं मिल रहा था। यूई के पास कोई ऑप्शन नहीं था, वो बस वेट करता रहा जब तक मिकाजुकी थक नहीं गया। हिस्मे बार बार हिना को घर वापस आने के लिए कह रही थी पर हिना मना करती रही। उस शाम हिस्मे यूयूही के पास आई और बोली चलो कुछ बियर शेयर करते हैं। यूयूही को ये जानने की इच्छा हुई कि हिना अपनी माँ से दूर क्यों रहती है, तो हिस्मे ने सोच के कहा शायद ये सब 4 साल पहले शुरू हुआ था जब हिना की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई थी। तब उस वक्त हिना पूरे 1 हफ्ते तक बेहोश रही। बस हिस्मे ही थी जो घर वापस आई थी क्योंकि उसकी माँ तो फ्रांस में अपने पेशेंट्स
के साथ इतनी बिजी थी कि वापस ही नहीं आई। शायद वहीं से माँ और बेटी के बीच थोड़ा डिस्टेंस बनना शुरू हो गया। फिर हिस्मे ने यूयूही से पूछा, क्या लगता है तुझे हिना मुझसे नफरत तो नहीं करती? क्योंकि सच बोलूं तो उसके पास फ्रांस जाने का कोई सॉलिड रीजन भी नहीं था और अब वो गिल्ट फील कर रही थी। तो यूयूही ने सोचा अगर हेंजेत्सु होता तो क्या करता, और फिर बोला सीधा जाकर हिना से बात कर ले यार। उसने हिस्मे को समझाया कि हिना को छोटी बच्ची समझने के बजाय एक दोस्त की तरह ट्रीट कर, हल्का फुल्का स्माइल करते हुए बात कर, फ्रेंडली तरीके से। फिर यूई ने उसे थोड़ा स्पेस दिया, अकेला छोड़ दिया ताकि वो हिना से आराम से बात कर सके। लेकिन कुछ देर बाद हिस्मे वापस आई और बोली हिना तो सो गई थी बात होने से पहले ही। लेकिन इस बार ना हिस्मे थोड़ी ज्यादा रिलैक्स्ड और चेयरफुल लग रही थी, जैसे थोड़ा हल्का महसूस कर रही हो। अगले दिन यूयूही ने हिना को बताया कि उसकी माँ आज शाम को चली जाएगी। हिना ने प्रॉमिस किया कि वो रात तक घर वापस आ जाएगी। फिर हिस्मे ने जाकर डायरेक्टली हिना से बात की। यूई ने प्राइवेसी देने के लिए वहां से चला गया। हिस्मे ने हिना से माफी मांगी कि वो बिना किसी प्रॉपर रीजन के फ्रांस चली गई थी। हिना ने बताया कि वो अपने फैमिली से दूर इसलिए भागती थी क्योंकि उसे गिल्ट फील होता था। उसे लगता था कि उसकी वजह से फैमिली बिखर गई। हिस्मे ने हिना को क्लियरली बोला ऐसे नेगेटिव सोचना बंद करो, और उससे सॉरी भी बोला कि उसने उसे ऐसा फील करवाया। हिना ने भी माफी मांगी और दोनों बहनें अपने प्रॉब्लम्स मिलके सॉल्व कर ली। लेकिन हिना अभी तक अपनी माँ का सामना करने के लिए रेडी नहीं थी। यूयूही उसके पीछे गया और उसे कामली समझाया कि वो घर वापस चले। लेकिन हिना अब भी डर रही थी। उसके मन में ये कंफ्यूजन था, क्या उसकी माँ अब भी उससे प्यार करती है या नहीं। हिना ने नदी के दूसरी तरफ जंप किया और यूई ने अपनी एबिलिटीज का यूज करके उसके पीछे जंप लगाया। उसने हिना को यकीन दिलाया अगर तुम्हें डर लग रहा है तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। जब दोनों वापस आए तो हिना की माँ भाग के उससे गले मिल गई और रोने लगी और फैमिली का पैचअप हो गया। उस रात यूयूही ने अपने अंकल को फोन करके बताया कि वो अपने ग्रैंडफादर से मिलने जाएगा। अगली सुबह ट्रेनिंग के टाइम यूयूही ने देखा कि हिना के साथ कोई अननोन लड़की आई है। नॉय ने तुरंत उसे पहचान लिया। वो प्रिंसेस अनीमा थी, पर अनामा को नॉय की प्रेजेंस से कोई फर्क नहीं पड़ा। हिना खुद कंफ्यूज थी कि अनीमा सुबह सुबह उसके पास कैसे आ गई। यूयूही ने सबको बताया कि अनीमा आने वाली है। मोस्ट लोगों ने कोई खास रिएक्शन नहीं दिया, बस बीस्ट नाइट ने एक गहरी सांस ली। फिर जब यूयूही कुछ खाने जा रहा था उसने देखा डोर के बाहर एक अजीब सा हॉलवे बना हुआ था। नॉय ने तुरंत समझ लिया ये अनीमा की ही कोई चाल है। जैसे ही यूयूही ने उस हॉलवे में कदम रखा वो सीधा एक दूसरी डायमेंशन में चला गया और पूरा ग्रुप भी उसके साथ ही टेलीपोर्ट हो गया। याको थोड़ी ऑकवर्ड फील कर रही थी क्योंकि वो अभी भी अपने कॉस्प्ले कॉस्ट्यूम में ही थी। सब लोग एक जगह इकट्ठा हुए और तब अनीमा ने नागुमो के हॉर्स को समन किया। उसे नील करवाया गया और ट्रांसफॉर्म करके एक यूनिकॉर्न में बदल दिया गया। अनीमा ने ऑफिशियली अनाउंस किया नागुमो अब लेजेंडरी यूनिकॉर्न नाइट बन चुका है। फिर अनीमा ने उसे स्पेस को डिसॉल्व कर दिया और सबको वापस उनके घर भेज दिया। यूयूही ने रियलाइज किया कि 12 बीस्ट नाइट्स 3 ग्रुप्स में डिवाइड है और हर ग्रुप से एक बंदा रैंडमली लेजेंडरी नाइट बनेगा। नागुमो सबसे पहला था। अभी तक दूसरे 2 लेजेंडरी नाइट्स का कोई पता नहीं था। अचानक से एक 8 आंखों वाला मर्ड गोलम सामने आ गया। हिना ने कॉल किया और बताया कि वो इस फाइट में शामिल नहीं हो पाएगी क्योंकि अनीमा ने उसकी सारी एनर्जी ड्रेन कर ली थी। उसकी सिर्फ एक रिक्वेस्ट थी नाइट से जिंदा रहना। सभी लोग माउंटेन पर इकट्ठा हुए थे जहां उनका सामना एनिमस और उस 8 आंखों वाले मॉन्स्टर से हुआ। मिकाजुकी ने तुरंत दोनों लड़कियों को खींच के मॉन्स्टर के अटैक रेंज से बाहर कर दिया। हेयू ने अपना गोलेम भेजा फाइट के लिए, लेकिन मॉन्स्टर ने सिर्फ एक ही ब्लो में अपनी स्पाइक टेल से उसे तोड़ दिया। बिल्कुल उसी वक्त नागुमो आसमान से ड्रिल की तरह घूमता हुआ आया और उस स्पाइक टेल को तोड़ डाला। एनिमस और मॉन्स्टर वहां से भाग गए और नाइट्स फिलहाल के लिए सेफ हो गए। ट्रेनिंग के दौरान हेयू ने एक नया 3 आंखों वाला मड गोलम बनाया जिसके सिर के ऊपर एक आर्म लगी हुई थी ताकि वो नाइट्स की मदद कर सके। उस गोलम का मेन वेपन था उसके तीखे दांत। यूयूही को तेयू की पावर के बारे में ये पता चला कि वो मॉलिक्यूलर टेम्परेचर बढ़ा के फायर क्रिएट करता था, जबकि हनाको की एबिलिटी थी चीजों को फ्रीज करना। यूयूही और हनाको को अपनी टेक्निक्स के नाम रखना पसंद नहीं था, लेकिन बाकी सबको लगता था नेम से टेक्निक्स ज्यादा कूल लगती है। जब यूयूही घर आया तो उसने देखा कि अनीमा सीलिंग से उलटी लटकी हुई थी। उसने हैरान होकर पूछा यहाँ क्या कर रही हो तुम? अनीमा ने बड़े चिल्वे में बोला भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना। तो यूयूही ने उसे एक कप इंस्टेंट नूडल्स दे दिए, लेकिन अनीमा ने मुंह बनाकर बोला ये काफी नहीं है, मुझे और चाहिए। यूयूही ने सीधा मना तो नहीं किया, लेकिन एक शर्त रखी
पहले ये बताओ कि हिना को रिकवर कैसे कराऊं। तब अनीमा ने समझाया कि वो खाना खाकर एनर्जी ले रही है और वही एनर्जी वो हिना को दे रही है ताकि वो ठीक हो सके। नॉय ने आइडिया दिया याको और तेयू को बुला लेते हैं क्योंकि दोनों अच्छे कुक हैं। अनीमा ने तुरंत एक पोर्टल खोला और दोनों को बुला लिया। याको थोड़ा शर्मा गया क्योंकि वो फिर से कॉस्प्ले ड्रेस में ही पकड़ा गया था। उन्होंने अनीमा के लिए खाना बनाया। तब तेयू ने पूछा बाकी 2 लेजेंडरी नाइट्स कौन है। अनीमा ने बताने से मना कर दिया और सब लोग कंफ्यूज हो गए। उसी दिन शाम को यू ही माउंटेन पर गया और मॉन्स्टर के लिए कई गड्ढे खोदना शुरू किया ताकि ट्रैप लगने के चांसेस ज्यादा हो जाए। मिकाजुकी वहां से गुजर रहा था तो यू ही ने उससे पूछा बीयर पियोगे। नेक्स्ट मॉर्निंग एनिमस और 8 आंखों वाला मॉन्स्टर वापस आ गए। 20 नाइट्स तुरंत इकट्ठा हो गए। नागुमो ने देखा कि मॉन्स्टर की टेल रिजेनरेट हो चुकी थी और उसने सबसे पहले ड्रिल किक टेक्निक यूज की, लेकिन सबको ये बात समझ आ गई थी। वो काफी जल्दी कर रहा था। मॉन्स्टर ने उसे जोर से उठाकर फेंक दिया। बाकी सबको आगे बढ़ना पड़ा। नागुमो थोड़ा सा एम्बेरेस्ड फील कर रहा था क्योंकि वो यंगर मेंबर्स के सामने शो ऑफ करने गया था और वहाँ फेल हो गया। और शो करो नागुमो अंकल, तू सल्लू भाई नहीं है। तेयू ने मॉन्स्टर के सिर पर पानी फेंका और फिर उसे आग लगा दी। मॉन्स्टर पैनिक में आ गया। हैयू के मड गोलम ने उसे थोड़ी देर के लिए रोका, लेकिन मॉन्स्टर ने घूमते हुए टॉर्नेडो क्रिएट किया और काउंटर अटैक किया। दोनों लड़कियों ने अपने पावर्स कंबाइन किए और मॉन्स्टर पर अटैक किया, लेकिन वो अटैक मिस हो गया। तब नागुमो ने अपनी एबिलिटी यूज करके मॉन्स्टर को लॉक कर दिया। मॉन्स्टर इमोबिलाइज्ड हो गया और टीम ने उसे इजीली हरा दिया। बाद में अनीमा ने हिना को बताया कि 20 नाइट्स ने मड गोलम को हरा दिया है। अनीमा फिर से खाना ढूंढने चली गई। अबे यार, ये लड़की कितनी भुक्खड़ है। अब कहानी तेयू और हनाको पर शिफ्ट हो जाती है। एक नॉर्मल दिन के बीच अचानक दोनों माउस नाइट और मैंटिस नाइट बन गए। माउस नाइट को लगा कि हनाको थोड़ी चुप रहती है और अपने इमोशंस को ज्यादा एक्सप्रेस नहीं करती, जो मैंटिस नाइट के पर्सनालिटी के लिए परफेक्ट था। यूजुअली जो लोग स्ट्रांग और हिम्मत वाले होते हैं उनका पैर मैंटिस के साथ बनता है और जो थोड़े डरपोक या शाई टाइप होते हैं वो माउस के साथ जाते हैं। तेयू सोच रहा था उसे क्या विश मांगनी चाहिए। उसी शाम उसे पता चला कि हनाको ने एक क्रिमिनल के लिए मौत की विश की थी, जो न्यूज में आया था। माउस नाइट को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। उसने तुरंत वार्निंग दी, किसी की मौत की विश करना कार्मिक कॉन्सिक्वेंसेस ला सकता है। लेकिन हनाको ने बिना किसी हेजिटेशन के जवाब दिया, मैं कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने के लिए रेडी हूँ। तो तेयू ने अपनी विश मांगी। उसने बोला, बस इतना चाहता हूँ कि हनाको किसी भी फेटल इंजरी से बच जाए। माउस नाइट ने उसे कामली समझाया, देख ये विश तभी काम करेगी जब हनाको इंजरी के वक्त होश में होगी। अगर उसे सीधा ही मौत हो गई बिना होश में आए तो फिर ये विश फेल हो जाएगी। फिर जब वो प्रेजेंट में वापस आया तो तेयू को फाइनली समझ आया कि उसके दिल में हनाको के लिए कुछ इमोशंस हैं, लेकिन हनाको अभी तक अपने दिल की फीलिंग्स को प्रॉपर्ली समझ नहीं पाई थी। एक रात जब तेरियो, यूयूही और मिकाजुकी के लिए कुकिंग कर रहा था और वो दोनों ड्रिंक्स ले रहे थे, तब सबने मिलकर टेरियो को इनकरेज किया कि वो हनाको को अपनी फीलिंग्स कन्फेस करे। उसी वक्त हिना वहां आ गई, एक बुक वापस करने के लिए जो उसने उस रात ली थी जब वो यूयूही के रूम में रुकी थी। मिकाजुकी ने थोड़ा मजाक मारते हुए उनकी रिलेशनशिप को टीज किया, लेकिन यूयूही और हिना दोनों ने क्लियर कर दिया कि सब कुछ सिर्फ एक सिचुएशन की वजह से हुआ था। बस रात को जब हल्की सी गर्मी लग रही थी, हिना ने बोला, चलो ना थोड़ी देर छत पे चलते हैं, हवा लगेगी तो थोड़ा ठंडा फील होगा। फिर बाद में तेरियो ने भी हनाको से बोला, कभी छत पे चलें, लेकिन हनाको का मूड ही ऐसा था जैसे उसे कोई इंटरेस्ट ही नहीं हो। उस रात तेरियो को बिल्कुल भी नींद नहीं आई। पूरा टाइम बस कंफ्यूज होता रहा, बताऊं या ना बताऊं, अपनी फीलिंग्स कन्फेस कर दूं या फिर रहने दूं। अरे वाह, लौंडे को तो प्यार का भूत चढ़ चुका है। अगले दिन सुबह उसने अपनी पावर्स का प्रैक्टिस स्टार्ट किया और थोड़ा यूयूही की टेक्निक से इंस्पायर्ड होकर अपनी मोबिलिटी इंप्रूव करने लगा। और तभी बिना किसी वार्निंग के एक और मड गोलेम आ गया उसके सामने, लेकिन इस बार वो लांसर टाइप था और उसके साथ छोटे छोटे मिनियंस भी थे। जैसे ही ये सब हुआ, पूरा ग्रुप तुरंत इकट्ठा हो गया, रेडी था नए थ्रेट का सामना करने के लिए। जैसे ही वो छोटे मिनियंस आए, बिना टाइम वेस्ट किए उन्होंने सीधा अटैक कर दिया। सबसे पहले तो उन्होंने टीम के स्ट्रॉन्ग फाइटर्स को अलग कर दिया। 2 लड़के और 2 लड़कियां टीम से बिछड़ गए। उन सबको ये समझ आ गया था कि जब तक ये छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को खत्म नहीं करते तब तक पूरी टीम वापस एक नहीं हो पाएगी। तो सबने सोचा, चलो इनको जल्दी से निपटाते हैं ताकि टीम फिर से इकट्ठी हो सके। उसी मोमेंट हिना सीधा मड गोलम के सामने पहुंच गई, लेकिन गोलम भी कोई हल्का फुल्का नहीं था। उसका ऑफेंस और डिफेंस दोनों ही नेक्स्ट लेवल थे। इस वजह से हिना को उस पे हावी होना मुश्किल हो गया। फिर क्या, यूयूही तुरंत आई और हिना की हेल्प करने लगी। तेरियो ने भी सपोर्ट देने के लिए फायर यूज करना चाहा, लेकिन गोलम ने अचानक उसी को टारगेट कर लिया। तेरियो ने अपनी नई स्किल्स के दम पर अटैक को डॉज कर लिया, लेकिन उस मोमेंट उसने देखा कि हनाको गोलम के अटैक रेंज के अंदर आ चुकी थी। तेरियो ने बिना देर किए अपनी पावर का यूज करके हनाको को शील्ड कर दिया। दोनों गोलम के लांस के अटैक से घायल हो गए। अपनी आखिरी सांसें लेते वक्त तेरियो ने हनाको के सामने अपनी फीलिंग्स कन्फेस की, जो हनाको ऑलरेडी समझ चुकी थी। उसके बाद तेरियो
टेरियो ने एक धमाकेदार फायर बर्स्ट रिलीज किया जिससे गोलम को पीछे हटना पड़ा। फिर टेरियो की विश एक्टिवेट हो गई जिसके बाद हानाको बच गई। लेकिन मैंटिस नाइट ने एक सवाल उठाया, जब हानाको बच ही जाती तो फिर टेरियो ने अपनी जान को सैक्रिफाइस क्यों की? क्या उसकी मौत वाकई जरूरी थी? दूसरी तरफ नागुमो की टीम अब भी एनिमी के ट्रैप में फंसी हुई थी। तभी मिकाजुकी वहां आया और बोला, तुम लोग सिर्फ डिफेंस पे ध्यान दो, बाकी मैं संभालता हूँ। मिकाजुकी ने अपनी एबिलिटीज का यूज करके मूवमेंट के लिए कई पैड्स क्रिएट किए, लेकिन उन्हें मोबिलिटी के लिए यूज करने के बजाय उसने उन पैड्स को हेंजेत्सु स्टाइल के स्पीयर्स में बदल दिया और एक ही अटैक में काफी सारे दुश्मनों को मार गिराया। जो मिनियंस बचे थे वो भाग गए। उस वक्त तक मिकाजुकी काफी थक चुका था। जब सब लोग वापस इकट्ठा हुए, सब टेरियो की डेथ से शॉक में थे। नागुमो ने ग्रुप को बोला, तुम लोग बेस वापस जाओ, मैं ये फाइट फिनिश करता हूँ। दोनों लड़कियां टेरियो की मौत से टूट चुकी थीं। तेयू डर के मारे कांप रहा था और ब्लैक कैट नाइट ने पूछा, हाईयू और नागुमो इतने शांत कैसे हैं? हाईयू ने कामली जवाब दिया, ऐसे वक्त में कोई भी सच में स्ट्रांग नहीं होता। बाद में नागुमो ने अपने एक्स असिस्टेंट को बोला कि वो टेरियो से रिलेटेड मैटर्स हैंडल करे, लेकिन उसने हैरान कर देने वाली बात बताई। उनके सुपीरियर्स का ऑर्डर आया है कि नागुमो का कॉन्टैक्ट टेरियो के फोन से हटा दिया जाए। उसने एक गेम का भी जिक्र किया जिससे नागुमो को शक हुआ कि एनिमस शायद पुलिस में भी हाथ डाल चुका है। इसी बीच मिकाजुकी पहले से ज्यादा हार्ड ट्रेनिंग करने लगा। हानाको ने टेरियो की डेथ पर ज्यादा इमोशन नहीं दिखाया। उसे समझने में वक्त लग रहा था कि उसकी जिंदगी से क्या चला गया है। गाइस, मुझे तो लगता है कि ये साकुरा के रास्ते पे चल रहा है। हाँ भाई, वही नारुतो वाला साकुरा। नोई ने टेरियो को एक सच्चा नाइट कहा जो सब कुछ रिस्क पे रखकर भी हानाको को बचाने गया, जानते हुए कि उसकी विश उसे बचा लेगी। तभी अनामा अचानक से यूयूही के पास आई और सीधा पूछ लिया, पावर चाहिए क्या? यूयूही ने तुरंत हाँ कहा और उसका हाथ थाम लिया। अगले ही मोमेंट यूयूही सीधा याको के सामने खड़ा था। फिर अनामा ने अनाउंस किया, अब ये दोनों लड़ेंगे ताकि ये डिसाइड हो सके कि लेजेंडरी नाइट की पावर किसको मिलनी चाहिए। दोनों के पास अपनी अलग वजह थी स्ट्रॉन्ग बनने की और दोनों ने डिसाइड किया इस फाइट में कोई मर्सी नहीं होगी। याको ने अपनी एबिलिटी यूज करके वुडन सोर्ड्स को कंट्रोल किया और दूर से यूयूही पे अटैक करना स्टार्ट कर दिया। यूयूही बार बार पास आने की कोशिश करता रहा, लेकिन हर बार याको ने उसे पीछे धकेल दिया और जमीन पर गिरा दिया। नोई ने देखा और बोला, यूयूही अभी भी पूरी तरह से तैयार नहीं है, उसके अंदर अभी भी डाउट और डर बाकी है। उसके लिए ये समझना मुश्किल हो रहा है कि हेंजेत्सु की स्ट्रेंथ होने के बावजूद भी वो दूसरों की प्रोटेक्शन क्यों नहीं कर पा रहा। यूयूही सोचने लगा कि शायद याको ही वो बंदा है जिसे ये पावर मिलनी चाहिए। उसी वक्त अनामा ने याको को एक ड्रैगन में ट्रांसफॉर्म कर दिया। याको ने बिना झिझक बोला, मुझे यूयूही पसंद है और अगर जरूरत पड़ी तो वो उसे रोकने से भी पीछे नहीं हटेगा। थोड़ी देर के बाद सबको वापस भेज दिया गया। उधर दूसरी तरफ हानाको फ्रस्ट्रेशन में मैंटिस नाइट को रिजेक्ट करने की कोशिश कर रही थी, बिल्कुल उसी तरह जैसे कभी यूयूही ने नोई के साथ किया था, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ। मैंटिस नाइट ने हानाको को ब्लेम नहीं किया क्योंकि ये उन रेयर मोमेंट्स में से एक था जब हानाको ने अपने इमोशंस ओपनली दिखाए। हानाको बिना छाता लिए घर से निकल गई जबकि बारिश होने वाली थी। यूयूही माउंटेन गया था ताकि जो गड्ढे उसने खोदे थे उन्हें भर सके। उसे लगा अब वो बेकार हो चुके हैं। वहीं उसकी मुलाकात मिकाजुकी से होती है जो बिना कुछ बोले उसकी मदद करने लगता है। नीचे उतरते वक्त अचानक उनका सामना हेंजेत्सु से हो जाता है। मिकाजुकी ने बिना किसी हेजिटेशन के तेजी से किक मारी और यूयूही ने अपनी पावर्स का यूज करके स्ट्राइक किया। दोनों ने एनिमस पर इल्जाम लगाया, तूने हद पार कर दी है। और तभी ये पता चलता है कि वो कोई और नहीं बल्कि एक 11 आइड गोलम था। यूयूही कंफ्यूज हो गया, 9 आइड और 10 आइड गोलम कहाँ गए? तभी 11 आइड गोलम बोलना शुरू करता है और रिवील करता है कि वो 10 आइड गोलम से पहले ही मिल चुका है और उसी वक्त वो 11 आइड गोलम हिना का रूप ले लेता है। ये देखते ही यूयूही और मिकाजुकी तुरंत वहां से भाग जाते हैं। बाद में यूयूही ने नागुमो को सब कुछ रिपोर्ट किया और एडवाइस दिया, अगले डिसीजंस लेने से पहले सबकी एबिलिटीज अच्छी तरह चेक करो। इस बीच हानाको की मुलाकात टेरियो के एक मैनिफेस्टेशन से होती है। दोनों शांत बैठ जाते हैं और पुरानी यादों में खो जाते हैं। हानाको याद करती है बचपन में टेरियो हमेशा उसके साथ होता था, लेकिन अगर कुछ भी गलत हो जाता तो सबसे पहले टेरियो रो देता था, चाहे चोट हानाको को लगी हो। टाइम के साथ हानाको को ये महसूस होने लगा कि जैसे टेरियो के आंसू उसका दर्द चुरा लेते थे। उसने हमेशा अपने आप को एक बड़ी बहन समझा था जो टेरियो का ख्याल रखे हर वक्त हर हाल में। वो दोनों एक साथ यूनिवर्सिटी जाने का सपना देखते थे, लेकिन जब टेरियो ने हाई स्कूल के बाद कुलिनरी स्टडीज चूज किया तो हानाको खुद कंफ्यूज्ड हो गई, अब मुझे क्या करना चाहिए। वो अक्सर टेरियो के लिए मुस्कुराती थी, लेकिन जब उसने टेरियो को सच में खुश देखा तो उसके अंदर कुछ नम सा महसूस हुआ। वो फिर से फील करना चाहती थी, इसलिए टेरियो के साथ रहने का फैसला किया। हानाको समझ गई थी कि ये असली टेरियो नहीं था, लेकिन फिर भी उसने शुक्रिया अदा किया, तुम्हारी वजह से मैं दोबारा इमोशनली बैलेंस हो पाई। गोलम जाने से पहले बोला, अगली बार बैटलफील्ड में मिलते हैं। थोड़ी देर बाद 9 आइड गोलम
गोलम वापस आ गया और पूरा नाइट स्क्वाड इकट्ठा हो गया। सबने ब्लैक आउटफिट्स पहने थे तेरियो की याद में, लेकिन हिना नहीं आ पाई। हनाको अब पूरी तरह तैयार थी। उसने अपने लंबे बाल काट दिए थे और अपनी बुकवर्म वाली इमेज छोड़ चुकी थी। अब वो एक वॉरियर बनने के लिए रेडी थी। मिकाजुकी को शक होने लगा था कि छोटे मिनियंस भी टेनाइट गोलम के प्लान का हिस्सा हो सकते हैं, इसलिए ग्रुप ने डिसाइड किया अब दोनों गोलम्स के अगेंस्ट अलर्ट रहना पड़ेगा। इस दौरान नगुमो और याको ने अपने लेजेंडरी नाइट फॉर्म्स एक्टिवेट किए और बैटल में उतर गए। हनाको ने एनिमस के पास जाकर कहा, नाइट गोलम मुझे दे दो, मैं खुद हैंडल करूंगी। एनिमस ने थोड़ा सोचकर बोला, ठीक है, देखते हैं। फाइट के दौरान याको और नागुमो ने गोलम का वेपन लॉक कर दिया और मिकाजुकी ने एक फुल पावर स्पीयर फील्ड अटैक लॉन्च किया। हायू ने एक और गोलम को ऐसे पोजीशन किया कि वो मॉन्स्टर की लांस ब्लॉक कर सके और फाइनली उस लांस को तोड़ दिया। सब लोग मिलके एक आखिरी अटैक करते हैं गोलम पे और वो फाइनली भागने लगता है। पर सीन ये होता है उसके भागने के रास्ते के एंड में हनाको पहले से खड़ी होती है, वो भी रेडी। फिर उसने एक जबरदस्त आइस स्पाइक्स का अटैक किया, मतलब उसके अंदर जितने भी इमोशंस थे सब उस आखिरी अटैक में डाल दिए। नोई साइड से चुपचाप सब देख रहा होता है और फिर वो कहता है, हेंजात्सु और स्वॉर्डफिश नाइट को तो लोग रिस्पेक्ट देते थे, लेकिन टेरियो को सब दिल से चाहते थे। ये सब देखकर टेरियो की लेगेसी से इंस्पायर होकर हनाको डिसाइड करती है कि अब वो कुलिनरी स्कूल ज्वाइन करेगी, क्योंकि ये वही सपना था जो कभी टेरियो का था और अब वो उस ड्रीम को पूरा करना चाहती है। एक दिन स्कूल में मिकाजुकी ने यूयूही को सरप्राइज दिया, एक पार्ट टाइम जॉब मिली है, इजी है और पैसे भी अच्छे मिलते हैं, करेगा? यूयूही ने हाँ बोला। फिर उसे एक ऑफिस ले जाया गया जहाँ उसका काम बॉडीगार्ड बनने का था। बॉस को जब पता चला कि यूयूही हेंजत्सु का अप्रेंटिस है तो बिना कुछ सोचे समझे उसे हायर कर लिया गया। खाना खाने के बाद मिकाजुकी ने हिना को भी इनवाइट किया और हिना साथ में अनामा को भी ले आई। डिनर के दौरान मिकाजुकी ने अपने स्कूल डेज की एक कहानी शेयर की। जब हेंजत्सु कॉलेज में था, मैं अपनी स्ट्रीट फाइट की जीत के बारे में हमेशा छाती तान के बताता था, लेकिन हेंजत्सु का कहना हमेशा ये था, लड़ने का टैलेंट तुम्हें जॉब दिलाने में हेल्प नहीं करेगा। साबित करने के लिए हेंजत्सु ने मिकाजुकी को हरा दिया और कहा, जब बड़े बन जाओगे तब दोबारा मुकाबला कर लेना। मिकाजुकी को लगा हेंजत्सु के पास कोई सीक्रेट पावर है, इसलिए उसने उसका पीछा करना शुरू कर दिया। एक दिन कुछ गैंगस्टर्स ने मिकाजुकी को पकड़ लिया। उनका डाउट था कि वो किसी के कहने पर हेंजत्सु की स्पाइंग कर रहा है। उन्होंने उससे सवाल पूछे, लेकिन मिकाजुकी ने उन्हें प्रोवोक कर दिया और वो लोग उसके हाथ आ गए। गैंगस्टर्स ये समझना चाहते थे मिकाजुकी का हेंजत्सु से क्या रिश्ता है, क्योंकि हेंजत्सु उनके इलीगल कामों में रुकावट बन रहा था। लेकिन उसके बाद हेंजत्सु खुद वहां आया, अकेला ही पूरे गैंग को धूल चटा दिया और मिकाजुकी की जान बचा ली। फिर हेंजत्सु उसे एक बॉस के पास ले गया, एक ऐसे इंसान के पास जो सिक्योरिटी से लेकर हर तरह के डिस्प्यूट्स तक सब कुछ संभालता था। उस बॉस ने मिकाजुकी में पोटेंशियल देखा और हेंजत्सु से बोला, इस लड़के को प्रॉपर्ली ट्रेन करो, ये कुछ बन सकता है। अगले 6 सालों में मिकाजुकी इतना स्ट्रांग बन गया कि उसने हेंजत्सु को एक इंटेंस ड्यूल में टक्कर दी, जहां हेंजत्सु को भी मेहनत लग गई। हेंजत्सु ने फाइनली उसकी टैलेंट को माना और डिसाइड किया, अब से मिकाजुकी मेरे पार्ट टाइम जॉब्स में साथ चलेगा। स्टोरी खत्म होती है जब हिना नींद में सो जाती है और यूयूही एनर्जेटिक फील करता है। उसने प्लान बनाया कि वीकेंड में मिकाजुकी के साथ रीमैच होगा। तब अनामा अनाउंस करती है, जो भी जीतेगा हिना के साथ डेट पे जाएगा। उसी रात नोई ने यूयूही से पूछा है, क्या तुम्हें लगता है कि तुम जीत जाओगे? यूयूही ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जीतना तो पड़ेगा, क्योंकि अब मैं मिकाजुकी के साथ और भी ज्यादा ट्रेनिंग करने वाला हूँ। वीकेंड तक मिकाजुकी ने दोनों लड़कियों को बताया, मेरा और यूयूही का ड्यूल होने वाला है। बीस्ट नाइट ने सजेस्ट किया क्रो नाइट कुछ बोले, लेकिन मिकाजुकी को एक पुरानी बात याद आई। एक टाइम था जब क्रो नाइट ने कुछ नहीं बोला था, वो मोमेंट जब उसने इंडिया में अपनी विश यूज की थी। वहाँ उसने एक छोटी सी लड़की को अपने लिए डांस करते देखा, लेकिन उसके पास उसे देने के लिए कुछ भी नहीं था, इसलिए उसने उसके लिए सिर्फ एक ब्रेड का टुकड़ा विश किया। दोनों लड़कियों को लगता है कि मिकाजुकी थोड़ा अजीब है, मतलब ये बंदा बिल्कुल ही अलग लेवल का है, सबसे हटके। दूसरी तरफ टेयू एक 11 आइड क्रीचर को कुछ बुक्स डिलीवर करता है ताकि वो दुनिया के बारे में कुछ सीख सके। तभी 10 आंखों वाले क्ले डॉल्स बार बार खाली जगह से बन रहे होते हैं और उनसे एक ऐसी ऑरा निकलती है जो नाइट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। पूरा क्रू तुरंत इकट्ठा हो जाता है और क्रीचर्स की इतनी ज्यादा क्वांटिटी देखकर सब शॉक्ड हो जाते हैं। उन्हें लगता है कहीं ना कहीं कोई कोर एंटिटी जरूर छुपी होगी। जब तक उस कोर को डिस्ट्रॉय नहीं किया जाता, ये क्ले डॉल्स बार बार बनते रहेंगे। हिना फुल पावर में अंदर घुस जाती है और पूरा स्वॉर्म खत्म कर देती है। एनिमस हंसता है और कहता है, अब मैं विथड्रॉ कर रहा हूँ। उसके बाद बारिश शुरू हो जाती है और यूयूही को लगता है शायद मिकाजुकी ड्यूल पोस्टपोन करेगा, लेकिन मिकाजुकी जिद पर अड़ा रहता है, फाइट तो अभी और यही होगी। तभी दोनों अनामा के रेल में पहुंच जाते हैं, जहां अनामा कहती है, मैं तुम दोनों की फाइट अपनी आंखों से देखना चाहती हूँ। यूयूही अपने ग्लासेस उतार
उतार देता है और सीधा मिकाजुकी पर चार्ज कर देता है। मिकाजुकी तुरंत अपनी स्पेशल एरियल फॉर्मेशन सेट करता है और हवा में मूव करने लगता है। यू ही अपनी एबिलिटीज से मिकाजुकी से टकराता है और मिकाजुकी को आखिरकार फाइट का मजा आने लगता है। मिकाजुकी को रियलाइज होता है यू ही अब फाइट को एंजॉय कर रहा है, जो पहले उसके लिए बहुत टफ था। यू ही एक बड़ा जंप मार के मिकाजुकी को पकड़ लेता है और उसकी बनाई हुई टेक्निक से ही उसे मारकर जोर से जमीन पर पटक देता है। ड्यूएल वहीं खत्म हो जाता है और मिकाजुकी को वापस डोजो भेज दिया जाता है। वापस आके मिकाजुकी कहता है ये फाइट काफी मजेदार थी। फिर वो दोनों लड़कियों से मिलता है और सोचता है अब तक तो यू ही हिना के साथ डेट पे चला गया होगा, लेकिन तभी युकीमाची ताना मार के बोलती है तेरे पास तो ऑलरेडी 2 फूल हैं, तुझे हिना के पीछे भागने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ये सुनकर मिकाजुकी सोचता है चलो ठीक है, इन दोनों लड़कियों के साथ कभी कभी चिल कर लिया करूंगा। और दूसरी तरफ यू ही थोड़ा रिग्रेट फील करता है क्योंकि उसे उन दोनों लड़कियों का बड़ा वाला फूड बिल भरना पड़ गया। भाई उनकी भूख का तो कोई दी एंड ही नहीं था। अगले दिन सारे नाइट्स इकट्ठा होते हैं और हाईयू सबके सामने ये बताता है कि उसने गेम के कुछ रूल्स समझ लिए हैं। हर मॉन्स्टर का एक अलग नाम होता है और वो किसी स्पेसिफिक महीने में ही दिखाई देता है। उसकी थ्योरी ये है गेम में सिर्फ 12 मॉन्स्टर्स हैं और अभी तक उन लोगों ने सिर्फ 9th मॉन्स्टर तक ही पहुंचा है, मतलब अभी भी 3 मॉन्स्टर्स बाकी हैं। उसके बाद स्टोरी का फोकस शिफ्ट हो जाता है युकीमाची और सुबारू की तरफ। एक शाम जब यू ही रामेन एंजॉय कर रहा था तभी अचानक उसकी मुलाकात युकीमाची और टेयू से हो जाती है। छोटा टेयू उनसे कैजुअली पूछता है तुम लोगों ने कौन सी विश मांगी थी। युकीमाची अपनी विश को सीक्रेट रखती है लेकिन यू ही बिना झिझक अपनी विश शेयर कर देता है। टेयू एक्चुअली इंस्पिरेशन ढूंढ रहा होता है क्योंकि उसने अब तक अपनी विश यूज ही नहीं की है। बाद में सुबारू युकीमाची का रूम क्लीन करती है जैसे हमेशा करती आई है। उस रात युकीमाची हार्ड ट्रेनिंग करती है। उसका मानना है कि वो सुबारू यू ही या हायू की तरह इंटेलेक्चुअल काम के लिए फिट नहीं है, इसलिए वो अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाने में लगी है ताकि सुबारू को प्रोटेक्ट कर सके। और जब वो स्ट्रॉन्ग बन जाएगी तब वो सुबारू को मिकाजुकी से क्लेम करना चाहती है। दोनों कभी अपनी विशेष डिस्कस नहीं करते, एक दूसरे की प्राइवेसी का पूरा रिस्पेक्ट करते हैं। युकीमाची को 6 महीने पहले का टाइम याद आता है जब उसने पहली बार टर्टल नाइट से मिला था और उसे सुबारू को दिखाया था, लेकिन तब तक सुबारू ऑलरेडी चिकन नाइट से मिल चुकी थी। फिर दोनों ने अपने अपने नाइट्स को अपने मास्टर के पास ले जाकर दिखाया, जहाँ मास्टर ने एक सिंपल सी बात बोली अपने नाइट्स की बातें ध्यान से सुनो। लेकिन रियल शॉक तो तब मिला जब दोनों नाइट्स में सरप्राइज हो गए क्योंकि मास्टर ने प्रेडिक्ट कर दिया था कि फ्यूचर में वो स्वॉर्डफिश नाइट बनने वाले हैं। उस रात दोनों ने एक दूसरे की खुशी के लिए विश किया। वहीं दूसरी तरफ टेयू एक बार फिर से 11 आंखों वाले क्रीचर को बुक्स देने जाता है, लेकिन जैसे ही वो वहां पहुंचता है वहीं मिट्टी के बने गोलम्स वापस आ जाते हैं और बिना वार्निंग के तुरंत उस पर अटैक कर देते हैं। टेयू को मजबूरी में वहां से भागना पड़ता है। नाइट्स को एक बार फिर से इकट्ठा होना पड़ता है ताकि वो क्ले क्रीचर्स को हटा सके। काम इतना टफ तो नहीं था, लेकिन किसी ने भी ये कंफर्म नहीं किया कि कोई क्रीचर बचा है या नहीं। लेकिन हिना को ये जरूर नोटिस हुआ कि इस बार ये क्रीचर्स पहले से थोड़े ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहे थे। अगली सुबह जब यू ही वॉक पे जा रहा था तब नॉय उससे कैजुअली पूछ लेता है तू याको के कन्फेशन के बारे में क्या सोच रहा है। यू ही थोड़ा एक्टिंग करता है जैसे उसे कुछ समझ ही नहीं आया हो और सिंपल बोल देता है मुझे बात नहीं करनी। थोड़ी देर बाद वो दोबारा याको से मिलता है। दोनों के बीच थोड़ा ऑकवर्ड मोमेंट होता है, लेकिन याको ऐसे बिहेव करती है जैसे उसने कभी कन्फेशन किया ही नहीं था। इसी बीच तेयू 11 आंखों वाले क्रीचर को मूवी दिखाने ले जाता है ताकि वो कुछ सीख सके। वहाँ वो क्रीचर ये रियलाइज करता है कि मिट्टी का होने के बाद भी उसके पास इमोशंस हैं, दुख का तो नहीं लेकिन क्यूरियोसिटी और नए चीजों को एक्सप्लोर करने का जज्बा जरूर है। वो ये भी नोटिस करता है कि टेयू अपने दोस्तों के इतना करीब नहीं है। दोनों शाम तक साथ टाइम बिताते हैं और 11 आंखों वाला क्रीचर एक आइडिया देता है एक दिन के लिए मैं टेयू की जगह ले लेता हूँ, देखते हैं कोई फर्क महसूस करता है या नहीं। बाद में तेयू पहाड़ों की तरफ निकल जाता है जहाँ उसकी मुलाकात एनिमस से हो जाती है। एनिमस उसे एक स्लीपिंग बैग दे देता है ताकि वो रात आराम से गुजार सके। तभी तेयू को कुछ पुरानी बातें याद आती हैं, जैसे जब उसकी पहली बार ऑवल नाइट से मुलाकात हुई थी और उसने विश मांगी थी सब कुछ खत्म हो जाए। उसी मोमेंट पर एनिमस उसके सामने आया था। वो बताता है पहले वाला ऑल नाइट भी उसके लिए काम करता था और अब वो टेयू को एक अलायंस ऑफर करता है। अगली सुबह 11 आई क्रीचर वापस आता है और रियलाइज करता है कि रियल लाइफ और मूवीज में जमीन आसमान का फर्क होता है।
तभी मिट्टी के क्रीचर्स फिर से अटैक कर देते हैं। नाइट्स को एक बार फिर से इकट्ठा होना पड़ता है। उन्होंने नोटिस किया कि इस बार ये क्रीचर्स और ज्यादा पावरफुल हैं और क्वांटिटी भी डेंजरसली हाई है। हाईयू सबको पीछे हटने के लिए कहता है ताकि वो कुछ टेस्ट कर सके। वो अपना क्ले क्लोन भेजता है फाइट के लिए, लेकिन वो क्लोन भी उन क्रीचर्स के सामने टिक नहीं पाता। फाइनली हाईयू को अपने क्लोन का सेल्फ डिस्ट्रक्ट बटन एक्टिवेट करना पड़ता है ताकि वो उन क्रीचर्स को मौत की नींद सुला सके। कुछ दिन बाद मिकाजुकी माउंटेन पर जॉगिंग कर रहा होता है, तभी उसकी नजर टेयू पर पड़ती है जो यूयूही के एक पुराने ट्रैप में गिरा होता है। जब मिकाजुकी पूछता है तू यहाँ क्या कर रहा है, टेयू टेंशन में आके झूठ बोलता है, मैं ट्रेनिंग कर रहा था। मिकाजुकी उस पर भरोसा कर लेता है। वहीं दूसरी तरफ यूयूही एक बार फिर से उन दोनों लड़कियों से रामेन शॉप में मिलता है। बाद में टेयू मिकाजुकी के साथ निकलता है जो उसे यूयूही के घर ले जाता है एक ड्रिंक के लिए। वहाँ दोनों लड़कियां भी होती हैं। यूयूही उनसे कहता है मैं अपने मास्टर की बुक तुम लोगों को वापस देना चाहता हूँ। सब लोग मिलकर डिनर एंजॉय करते हैं और टेयू को वो लाइवली एटमॉस्फेयर बहुत पसंद आता है। उस रात मिकाजुकी उन 3 बच्चों को उनके घर छोड़ने जाता है। दोनों लड़कियां टेयू को मास्टर की बुक दे देती हैं और कहती हैं हमने तुमसे काफी कुछ सीखा है, अब हम चाहती हैं कि ये बुक तुम्हारे पास हो। लड़कियों के जाने के बाद मिकाजुकी थोड़ा कंसर्न दिखाता है और कहता है टेयू तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारे लिए चिंता कर रहे होंगे, लेकिन टेयू सिर्फ इतना कहता है मेरी फैमिली मुझसे बिल्कुल ऑपोजिट है। तो गाइस ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगर आपको पार्ट 4 चाहिए तो कमेंट में पार्ट 4 लिख दीजिएगा। ओके, गुड बाय, टाटा, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।